लेट्स मेक डीटी सिंपल की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम रिवाइज करने वाले हैं प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। उद्देश्य है 1 घंटे में पूरा रिवीजन कंप्लीट कर ले, सारे के सारे पॉइंटर्स कंप्लीट करने हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, सिर्फ एडजस्टमेंट शीट नहीं बताने हैं आपको, पूरे के पूरे अपने को सारे पॉइंटर्स कवर करने हैं इस वीडियो में। तो अगर चैनल पे नए आए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को हाइप करो एंड अपने किसी दोस्त को शेयर करो इस वीडियो को, ताकि इस वीडियो की रीच और ज्यादा बन सके। तो चलिए जी शुरू करते हैं पीजीवी का सबसे पहला सेक्शन विच इज चार्जिंग सेक्शन। सबसे पहला सेक्शन क्या बोलता है? अगर एक दिन भी बिजनेस किया या प्रोफेशन किया साल में, इट इज पीजीपी। उसके अलावा क्या बोलता है? कोई भी अगर पार्टनरशिप फर्म से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, पार्टनर को इंटरेस्ट मिल रहा है, या फिर कोई रेम्युनरेशन मिल रहा है पार्टनर्स को, दैट इज ऑल्सो पीजीबीपी। कहता है कभी भी आपको कीमत इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा मिलता है ना, कंपनी को कीमत इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा मिलता है ना, दैट इज ऑल्सो पीजीबीपी। अगर कोई भी गवर्नमेंट से ग्रांट मिल रहा है, सब्सिडी मिल रहा है बिजनेस एंड प्रोफेशन के कॉन्टेक्स्ट में, इट इज पीजीबीपी। अगर मान लो बिज़नेस के दौरान आपको कोई बिज़नेस के नेचर के कारण गिफ्ट मिल रहा है, कोई परक्विज़िट मिल रहा है, कोई इंसेंटिव मिल रहा है, दैट इज़ आल्सो पीजीपीपी। भले उसको आप कैश में कन्वर्ट करवा सको या ना करवा सको, इट इज़ ऑलवेज़ पीजीपीपी। अगर आपके पास कभी भी स्टॉक इन ट्रेड है, आप उसको कन्वर्ट कर देते हो कैपिटल एसेट में, तो जिसकी एफएनपी रहती है, दैट इज़ योर पीजीपीपी। कोई एक्सपोर्ट इंसेंटिव मिलता है लाइक कैश असिस्टेंस, कोई ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है, या फिर आपके पास अगर कोई इंपोर्ट एंटाइटलमेंट्स है उसको सेल करते हो, दैट इज़ आल्सो पीजीपीपी। कोई नॉन कॉम्पिटिशन फीस का पैसा मिलता है, दैट इज़ आल्सो पीजीपीपी। एक पॉइंट आता है, अगर आप लेट आउट करने का अगर आपको रेंटिंग का बिज़नेस है, आप रेंट आउट करते हो अपने प्रॉपर्टीज़ को, तो लेट आउट करने में अगर आप कमर्शियल प्रेमिसेस को लेट आउट कर देते हो, तो इसको पीजीबीपी बोलते हैं। अगर आप रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टीज़ को लेट आउट करते हो, तो इट इज़ नेवर पीजीबीपी, इसको हमेशा हाउस प्रॉपर्टी ही मान के चलने का है। ये चीज़ हमने एक क्लैरिफिकेशन के रूप में देख रखी है। डन सर। स्पेक्युलेटिव बिज़नेस, आई पर्सनली थिंक एग्ज़ाम में स्पेक्युलेटिव बिज़नेस की डेफिनिशन से तो कुछ भी नहीं आने वाला। स्पेक्युलेटिव बिज़नेस के लॉसेस का आपको ट्रीटमेंट पता है कि इसको आप किसी भी रेगुलर बिज़नेस सेट ऑफ नहीं कर सकते, इतना आपको पता है। सेक्शन नंबर 30, सेक्शन नंबर 30, रेंट्स, रेट्स, इंश्योरेंस, रिपेयर्स ऑफ बिल्डिंग क्या कहता है? अगर आप बिल्डिंग के लिए कोई भी रेंट देते हो, इट इज अलाउड। बिल्डिंग के लिए कोई टैक्सेस पे करते हो, म्युनिसिपल टैक्सेस वगैरह पे किए, इट इज अलाउड। बिल्डिंग के लिए कोई रेवेन्यू रिपेयर्स किया, इट इज अलाउड। कैपिटल रिपेयर्स इट इज नॉट अलाउड। या इंश्योरेंस पे किया, इट इज अलाउड। सर क्या रेवेन्यू रिपेयर्स और कैपिटल रिपेयर्स में क्या फर्क होता है? रेवेन्यू रिपेयर्स वो रिपेयर्स होता है जो कि जिससे लाइफ नहीं बढ़ती। कच्चे पक्के रिपेयर्स जो होते हैं ना, वो रेवेन्यू होते हैं। लेकिन किसी अगर रिपेयर करने से लाइफ बढ़ जाती है, तो इट इज कैपिटल रिपेयर्स। सेम सेक्शन 31, रेंट्स, रिपेयर्स, इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी क्या बोलता है? अगर कभी भी आप रेंट पे करते हो प्लांट एंड मशीनरी पे, इट इज अलाउड एक्सपेंडिचर। रिपेयर्स रेवेन्यू करते हो, अलाउड। कैपिटल रिपेयर्स आर नॉट अलाउड। इंश्योरेंस इट इज अलाउड। डन सर, डन 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 डन। सेक्शन नंबर 32, अगर यहां तक आ गए वीडियो को और लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुम लोग का अलग लेखा जोखा होगा, मैं बता रहा हूं ना। सेक्शन नंबर 32, डेप्रिसिएशन। देखो, अगर आप एसेट को ओन कर रहे हो प्लस आप उसको बिजनेस में यूज कर रहे हो, या बेनिफिशियल ओनर हो, आप उसको बिजनेस में यूज कर रहे हो, आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। सर कब से मिलता है? रेडी टू यूज की डेट से नहीं, यहाँ पे पुट टू यूज की डेट से डेप्रिसिएशन मिलता है। लेकिन 3 ऐसे एसेट्स रहते हैं जहाँ पे रेडी टू यूज की डेट से डेप्रिसिएशन मिलता है। पहला स्टैंड बाय इक्विपमेंट्स, फायर एक्सटिंग्विशर, मशीनरी, सर्वर। इन तीनों में रेडी टू यूज की डेट से मिल जाएगा। सर इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेप्रिसिएशन चाहो या ना चाहो मैंडेटरीली लेना ही लेना पड़ेगा। यू डोंट हैव अ चॉइस। इन एडिशन टू दैट, आपको कभी भी लैंड और गुडविल पे कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है। अगर कोई एसेट आप पार्टली यूज करते हो, पार्टली कोई और यूज करता है ना, इस केस में डेप्रिसिएशन आपको सिर्फ आपके हिस्से का ही मिलता है। लीज एग्रीमेंट में जो लेजर रहता है, लेजर को डेप्रिसिएशन मिलता है, और जो लेजी है ना, इसको डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है, इसको लीज रेंटल्स का डिडक्शन मिल जाता है। सर ठीक है। डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखो, इनकम टैक्स में क्लास, हर एसेट को किसी ना किसी क्लास में बांटना पड़ेगा, या तो बिल्डिंग, या तो फर्नीचर, या तो प्लांट एंड मशीन, या तो इंटेंजिबल एसेट्स। इस क्लास के अंदर ब्लॉक में बांटना पड़ेगा। अब कौन कौन से ब्लॉक्स हैं? बिल्डिंग के अंदर 3 ब्लॉक्स। सबसे पहला रेजिडेंशियल बिल्डिंग पे 5% डेप्रिसिएशन। कोई भी कमर्शियल बिल्डिंग है, नॉर्मल बिल्डिंग है, या सिर्फ बिल्डिंग लिखा हुआ है, तो वो अदर यूज में जाएगा, वो 10% डेप्रिशिएबल होगा। कोई टेम्पररी स्ट्रक्चर है, वुडन स्ट्रक्चर, इस पे 40% डेप्रिसिएशन रहता है। बिल्डिंग के 3 ब्लॉक्स रहते हैं। डन सर। फर्नीचर अगर कभी भी दिख रहा है आपको, फर्नीचर है, फिक्सचर्स है, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स है, वायर्स है, स्विचेस है, ये सब के सब 10% से डेप्रिशिएबल होते हैं। डन सर। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी में 3 टाइप के ब्लॉक रहते हैं। सबसे पहला 40% वाला ब्लॉक। अगर आपके पास कोई भी एरोप्लेन से, एरो इंजन से, इस पे 40% डेप्रिसिएशन जाएगा। कंप्यूटर है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर के रिलेटेड पार्ट्स हैं, लाइक यूपीएस है, लाइक प्रिंटर है, स्कैनर है, इन सब पे अपने को 40% डेप्रिसिएशन लेना है। कोई बुक्स या फिर एनुअल पब्लिकेशन वाले हैं, तो भैया इसमें 40% डेप्रिसिएशन मिलेगा। कोई पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस है, कोई मेडिकल डिवाइस है, कोई रिन्यूएबल डिवाइस है, लाइक सोलर पैनल, इन सब पे भी 40% डेप्रिसिएशन अपने को मिल जाता है।
कोई शिप है, वेसल है, स्पीड बोट है, इस पे 20% डेप्रिसिएशन मिलता है। बाकी जो बच गया, जो कुछ भी बच गया, वो सब का सब 15% से डेप्रिशिएबल होता है। बी इट मोबाइल फ़ोन, या वो ईपीए बीएक्स हो, या कोई मोटर व्हीकल हो, या तो कोई ऑयल वेल हो, या कोई अदर प्लांट एंड मशीनरी हो, या ऑफिस अप्लायंसेस हो, इन सब पे 15% डेप्रिसिएशन लगता है। कहते हैं अगर कभी मोटर व्हीकल आप खरीद रहे हो तो मोटर व्हीकल पे आमतौर पे तो 15% मिलता है, लेकिन अगर आपने 30 अगस्त 2019 से लेके 31 मार्च 2020 के बीच में खरीद रखा है मोटर व्हीकल, तो 30% डेप्रिसिएशन मिलता है। एक आध क्वेश्चन में टेस्ट किया गया है ये। सिमिलरली, अगर आपका बिजनेस रेंट आउट करने का है, मोटर व्हीकल खरीदते हो और किराए पे चला देते हो, आमतौर पे 30% मिलेगा, लेकिन इस स्पेसिफाइड पीरियड के बीच में खरीद रखा है तो आपको 45% का डेप्रिसिएशन यहाँ पे मिल जाता है। डन सर। अगर आप विंडमिल खरीदते हो ना, तो मोदी सरकार के आने से पहले यानी 1/4 2014 से पहले 15% डेप्रिसिएशन था, उसके बाद 40% कर दिया गया। उसके बाद लास्ट में इनटैंजिबल एसेट्स के लिए जो डेप्रिसिएशन है, वो हमेशा 25% मिलता है। ध्यान देना गुडविल पे कभी डेप्रिसिएशन नहीं मिलता, टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस स्पेक्ट्रम पे अपने को 25% डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है। डन सर। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहले तो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी पकड़ लो। डन सर। इसमें एडिशंस करेंगे। एडिशंस 3 पार्ट्स में ऐड होते हैं। सबसे पहला अगर कोई एसेट आपने 180 डेज़ या उससे ज़्यादा के लिए पुट टू यूज़ कर रखा है, उसको आप डायरेक्टली ऐड कर दो। अगर आपने लेस देन 180 डेज़ के लिए पुट टू यूज़ कर रखा है, इसको अलग से ऐड करो और पुट टू यूज़ नहीं किया तो इसको अलग से ऐड करो। 3 पार्ट्स के एडिशन एक बार में यहाँ चले जाएँगे। माइनस अगर आपने किसी एसेट को बेच रखा है, डिमोलिश हो गया है, तो उसका जो सेलिंग प्राइस है, उसको आप माइनस करोगे। अगर 10 लाख में बिका है, 10 लाख माइनस करना, 1 लाख में बिका, 1 लाख माइनस करना, फ्री में दिया 0 माइनस करना। जो सेलिंग प्राइस है, वही आप माइनस करने वाले हो। इससे आपकी डब्ल्यूडीवी आ जाएगी। डब्ल्यूडीवी में आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। अब तो एसेट आपने पुट टू यूज़ किए ही नहीं, उसपे कोई डेप्रिसिएशन नहीं। जो एसेट आपने लेस देन 180 डेज़ के लिए पुट टू यूज़ किए, उसपे हाफ रेट से डेप्रिसिएशन और जो बच गया, इस पे आपको फुल रेट से डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। डन सर। ध्यान देना बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है। कभी अगर अपने पास कोई डेप्रिशिएबल एसेट है, इस पे कैपिटल गेन आता है, तो उसका क्या ट्रीटमेंट करते हैं समझो। अगर कभी भी डेप्रिसिएबल एसेट्स है, उन पे कैपिटल गेन आता है, इसका क्या ट्रीटमेंट करते हैं? देखो, सबसे पहले तो ये समझो अगर सारे के सारे एसेट्स को आप बेच देते हो, ऑल द एसेट्स इन द ब्लॉक आर सोल्ड, या फिर अगर सारे के सारे एसेट्स बेच देते हो तो क्या होगा? देखो, देखो क्या आपके पास डब्ल्यूडीवी बच गई? एग्जांपल 2 लाख 2 एसेट्स थे 1 लाख रुपए के, 3 एसेट्स खरीदे 2 लाख रुपए, कुल मिला के अपने पास 5 एसेट्स है 3 लाख रुपए के। मैंने पाँचों के पाँचों बेच दिए एट रुपीज़ 4 लाख रुपीज़। 5 एसेट्स से 3 लाख वाले, पाँचों के पाँचों बेच दिए 4 लाख रुपए में, यानी 1 लाख रुपए का मुनाफा हो गया। दिस विल बी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। कैपिटल गेन क्यों? क्योंकि एसेट है, कैपिटल एसेट है। शॉर्ट टर्म क्यों? क्योंकि स्लैब रेट से टैक्सेबल करवाना है, इसलिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया। अगर मान लो मेरे पास 2 एसेट थे 1 लाख रुपए के, मैंने 3 और खरीदे 2 लाख रुपए के, यानी मेरे पास 5 एसेट से 3 लाख रुपए के। मैंने पाँचों के पाँचों सेल कर दिए 1 लाख रुपए में, यानी 2 लाख का जो मेरे को लॉस हो गया, दिस विल बी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। सारे एसेट बेच दूँगा, ऑफ कोर्स शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉस आएगा ही आएगा। लेकिन एक और केस होता है, अगर मेरे पास 2 एसेट थे 1 लाख रुपए के, 3 एसेट्स थे 2 लाख रुपए के, यानी 5 एसेट से 3 लाख रुपए के। अब मैंने 2 एसेट्स कुल सेल किए हैं, लेकिन 5 लाख रुपए में सेल कर दिए। मेरी डब्ल्यूडीवी खत्म हो गई ना, तो यहाँ जो 2 लाख का मेरे को डिफरेंस आ गया, दैट इज़ योर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इतना अपने को ध्यान देके चलना पड़ेगा। डन सर, डन सर, डन सर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एडिशनल डेप्रिसिएशन। अगर कभी भी एसएससी ओल्ड टैक्स regime में है, यानी 115 बीएए बीएबी ऑप्ट नहीं कर रहा है, और उसका बिजनेस किस चीज का, उसका बिजनेस है प्रिंटिंग का, मैन्युफैक्चरिंग का, प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल का, पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन या फिर ट्रांसमिशन का बिजनेस है, तो उनको ना एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। अब इस पे मिलता है सर, सरकार कहती है आपने जो भी न्यू प्लांट एंड मशीनरी खरीदे हो ना, उस पे ही सिर्फ मिलेगा। कभी भी सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी पे नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। और कितना मिलेगा? 20% मिलेगा अगर आपने 180 डेज से ज्यादा के लिए पुट टू यूज किया, या 180 डेज के लिए पुट टू यूज किया। लेकिन अगर लेस देन 180 डेज के लिए पुट टू यूज किया, तो इस साल में 10% मिलेगा। बैलेंस 10% आपको नेक्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। डन सर। ऑफ कोर्स सर, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहता है कभी भी जो भी प्लांट एंड मशीनरी आप खरीदो ना, उसको फैक्ट्री में इंस्टॉल करना, ऑफिस में नहीं करने का, रेसिडेंशियल अकोमोडेशन में नहीं करने का। मैंने क्या बोला? फैक्ट्री में करना है, ऑफिस में, रेजिडेंशियल अकोमोडेशन में नहीं करना। एसएससी कभी भी उन एसेट्स पे 100% रिडक्शन नहीं क्लेम कर रखा हो। प्लस आपको कभी भी शिप्स पे, एयरक्राफ्ट्स पे, ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स पे नहीं मिलेगा एडिशनल डेप्रिसिएशन। क्या फोर्कलिफ्ट ट्रक में मिल जाता है? हाँ सर, फोर्कलिफ्ट ट्रक में मिल जाता है। क्या एक जगह पे आपको लॉरीज लिखा हुआ मिलेगा? क्या लॉरीज पे मिल जाता है? लॉरीज पे भी ये लोग दे देते हैं। यानी इतना अपने को एडिशनल डेप्रिसिएशन देख के चलने का है। 43(1) क्या बोलता है? कहता है कॉस्ट ऑफ एसेट। कभी भी अगर आप कोई एसेट खरीदते हो, तो किस अमाउंट को हम उसका कॉस्ट मानते हैं? प्रोविजन कहता है जो भी आप परचेज प्राइस पे करते हो ना वेंडर को, उसको आपको कॉस्ट में ऐड करना है। कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस है उसको ऐड कर लेना, ट्रायल रन एक्सपेंसेस है इसको ऐड कर देना, कोई अगर जीएसटी वगैरह जिसका आईटीसी नहीं मिलना है उसको ऐड कर देना, कस्टम वगैरह को ऐड कर देना।
कोई गवर्नमेंट ग्रांट मिल रखी है एसेट से रिलेटेड, उसको माइनस कर देना। कोई भी ट्रायल रन को सेल करने के बाद, ट्रायल रन को करने के बाद जो प्रोडक्ट बना उसको सेल करने से जो सेल्स अमाउंट हुआ उसको माइनस कर देना। दिस विल गिव यू कॉस्ट ऑफ एसेट। इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी भी कॉस्ट ऑफ एसेट कंसीडर करते टाइम कोई ऐसा खर्चा हो जो कि आपने सिंगल पर्सन को सिंगल डे में एक्सीडिंग 10,000 में कर रखा हो, दैट इज नॉट अलाउड, दैट शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट। कभी भी वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता है। ठीक है सर, ओके सर। कुछ स्पेशल केसेस में कॉस्ट ऑफ एसेट कैसे लेते हैं सुन लो। अगर मेरे पास अगर मेरे पास पहले स्टॉक इन ट्रेड था, मैं पहले जमीन खरीद के बेचता था, लेकिन इसी जमीन को मैंने अपना कॉर्पोरेट ऑफिस बना दिया, तो प्रोविजन कहता है जैसे आप कन्वर्ट करते हो ना स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट में, इस दिन जो कन्वर्जन के दिन की एफएमवी है, इसको आप डब्ल्यूडीवी में लेके जाओगे और इस पे आप डेप्रिसिएशन क्लेम करने वाले हो। डन सर। अगर मान लो मेरे पापा के पास एक घर था, ठीक है, और वो घर उन्होंने मेरे को दे दिया, और अब से मैं उस घर में अपना बिजनेस कर रहा हूँ, तो प्रोविजन कहता है कायदे से ये मेरे लिए डब्ल्यूडीवी का पार्ट बनेगा ये घर, और इसमें मुझे डेप्रिसिएशन क्लेम करना चाहिए। हाँ सर, क्लेम करना चाहिए। तो कितने पे क्लेम करूंगा? कहता है जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पापा की थी माइनस पापा ने जो डेप्रिसिएशन क्लेम कर रखा था, यानी पापा के लिए जो डब्ल्यूडीवी थी ना, वही डब्ल्यूडीवी मेरे लिए बन जाएगी। डन सर। अगर मान लो एक कोई एसेट है, मैं 1 लाख का खरीदना चाहता हूँ, लेकिन जानबूझ के मैंने ज्यादा डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए उस एसेट को महंगे में खरीद लिया, प्रोविजन कहता है आपको उस पे डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, जो भी एफएमवी होगी उसके बराबर पे डेप्रिसिएशन मिलता है। अगर मान लो कोई एसेट मैंने बेच दिया और वापस खरीद लिया, बेच दिया वापस खरीद लिया, ताकि ज्यादा महंगे पे खरीदा ताकि ज्यादा डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकूं, सरकार कहती है नहीं, जो डब्ल्यूडीवी एट द टाइम ऑफ सेल थी, यार ये एक्विजिशन कॉस्ट थी, आपको इसी को ही लेके चलना पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ डब्ल्यूडीवी, इसी को ही आपको डेप्रिसिएशन के लिए देखना पड़ेगा सर। अगर कभी भी आपने कोई एसेट खरीदा और उसी को ही लीज डाउन कर दिया, सेम पर्सन से खरीदा, सेम पर्सन को लीज डाउन कर दिया, तो क्या आपको डेप्रिसिएशन मिलता है? हाँ सर, मिल जाता है। जितना पुराने ओनर की डब्ल्यूडीवी थी ना, पुराने ओनर की डब्ल्यूडीवी थी, उस अमाउंट पे आपको डेप्रिसिएशन मिल जाता है। डन सर। सर अगर मान लो मेरे पास कोई बिजनेस में बिल्डिंग थी, सॉरी पर्सनल पर्पस के लिए बिल्डिंग थी और लैपटॉप था, बिल्डिंग को भी मैं बिजनेस में लेके आ गया, लैपटॉप को भी बिजनेस में लेके आ गया, तो डब्ल्यूडीवी में क्या लेना पड़ता है फिगर? देखो, बिल्डिंग के लिए अपने को ओरिजिनल कॉस्ट माइनस नोशनल डेप्रिसिएशन के बाद जो डब्ल्यूडीवी है ना, वो लेके आनी पड़ती है। लेकिन अगर यही मैं एक लैपटॉप की बात करूँ, तो लैपटॉप को मेरे को ओरिजिनल कॉस्ट पे लेके आना पड़ता है। मैंने क्या बोला? बिल्डिंग थी, बिल्डिंग को लेके आ रहा हूँ बिज़नेस में, तो जो ओरिजिनल कॉस्ट है माइनस नोशनल डेप्रिसिएशन लेके आना पड़ता है, उस पे मेरे को डेप्रिसिएशन मिलेगा बिल्डिंग में। लेकिन अगर कंप्यूटर को लेके आ रहा हूँ, तो कंप्यूटर एक्चुअल कॉस्ट पे भी ला सकता हूँ। सर ये भेदभाव क्यों? ये भेदभाव हमारे बैचेज़ में हमने बता रखा है। भेदभाव ये क्योंकि बिल्डिंग में नहीं देना चाहती सरकार आपको डेप्रिसिएशन। सर, B3 एसेट्स बाद में कहते हैं अगर कभी भी आप कोई इंटरेस्ट पे करते हो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, मल्टीपल टाइम से टेस्ट किया गया ये पॉइंट, अगर आप कभी भी लोन लेते हो एसेट खरीदने के लिए, जब तक एसेट को पुट टू यूज ना कर दोगे तब तक का सारा इंटरेस्ट अपने कॉस्ट में ऐड करना पड़ता है, और उस पे डेप्रिसिएशन भी क्लेम किया जाता है। अगर कोई 3580 का एसेट से बाद में देख लेंगे, कभी भी अगर आप एसेट पे जीएसटी या कस्टम पे करके आते हो और उस जीएसटी कस्टम में कोई क्रेडिट नहीं मिलना अपने को, क्रेडिट ब्लॉक्ड है या क्रेडिट गया, तो वो कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट बन जाएगा। कभी भी एसेट से रिलेटेड कोई ग्रांट और सब्सिडी मिल रही है ना, दैट इज ऑलवेज रिड्यूस्ड फ्रॉम कॉस्ट। डन सर। इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स और कौन-कौन से डेप्रिसिएशन से रिलेटेड? देखो, अगर आप मान लो एक घर है, कार है, आधा बिज़नेस के लिए यूज़ कर रहे हो, आधा पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, तो जितना परसेंटेज आप बिज़नेस के लिए यूज़ कर रहे हो, उतना ही परसेंटेज का डेप्रिसिएशन अपने को मिलेगा। यानी अगर 50-50% है, तो साल भर का डेप्रिसिएशन मान लो 1,50,000 रुपए होता है, तो आपको 55 75,000 का ही आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा, 75,000 का आपको डेप्रिसिएशन नहीं अलाउ किया जाएगा। सर इस पॉइंट को स्किप कर सकते हो, इट इज़ इम्पोर्टेंट। नाउ अगर मान लो कोई ट्रांज़ैक्शन है मैं डॉलर में कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मैंने मशीनरी खरीदी $10,000 की। कब खरीदी? 1 जैन 2026 को खरीदी। अब मुझे इसको जब मैं खरीदने गया तब तो डॉलर का रेट ₹90 चल रहा था। 9 लाख रुपए मैंने रिकॉर्ड कर लिया अपनी बुक्स में। लेकिन जब पेमेंट करने गया 31 मार्च को, तो भैया उस दिन डॉलर का रेट हो गया था ₹95। प्रोविज़न कहता है अगर कभी भी कोई मेरे को फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉस होता है, तब मैं पेमेंट करने जाऊँगा तो मेरे को 95 लाख 9,50,000 पे करना पड़ेगा। मैंने 9 लाख का रिकॉर्ड किया लेकिन पे कर रहा हूँ 950, मेरे को लॉस हो गया 50,000 रुपीज़ का, इसका क्या करूँगा? प्रोविज़न कहता है कोई भी अगर एसेट से रिलेटेड गेन और लॉस होता है ना, दैट इज़ ऑलवेज़ एडजस्टेड फ्रॉम ब्लॉक ऑफ एसेट। अगर कभी भी गेन है उसको ब्लॉक से माइनस करोगे, प्रॉफिट है ब्लॉक में ऐड कर दोगे। कोई भी अगर फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस में गेन और लॉस हो रहा है, दैट इज़ ऑलवेज़ एडजस्टेड फ्रॉम ब्लॉक। ये तो सिर्फ नॉर्मल ट्रांजैक्शन है। अगर आपको कभी क्वेश्चन में लिख के आता है कि 2 लाख हैज़ बीन हेजिंग लॉस ऑन द सेल ऑफ एसेट या ऑन द परचेज ऑफ एसेट, इसको भी आप कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड करोगे, इस पे आपको डेप्रिसिएशन भी क्लेम करके चलना पड़ेगा। क्या ये चीज़ें सही सिंपल है? हाँ सर, बिल्कुल सिंपल है। अगर कभी भी अमलगमेशन की बात करेंगे, डीमर्जर की बात करेंगे, सक्सेशन की कन्वर्जन की बात करेंगे, मान लो अगर राहुल था, राहुल साल के बीच में किसी और के साथ अमलगमेट करके नई एंटिटी बन जाता है, तो किस कैसे डेप्रिसिएशन मिलेगा? प्रोविज़न कहता है आपको डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा साल भर का।
साल भर का डेप्रिसिएशन ऐसे निकालोगे एज़ इफ देयर हैज़ बीन नो अमलगमेशन। फिर नंबर ऑफ डेज़ में जितना टाइम एसेट पुरानी एंटिटी में यूज़ हुआ है और जितना टाइम एसेट नई एंटिटी में यूज़ हुआ है, नंबर ऑफ डेज़ के बेसिस पे हमेशा डेप्रिसिएशन स्प्लिट करते हैं। ध्यान देना, जो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है ना, वो नंबर ऑफ डेज़ के बेसिस पे स्प्लिट होता है। लेकिन अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का क्या करते हैं सर, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन नई एंटिटी को ही मिलता है, वो कभी भी स्प्लिट नहीं होता। अमलगमेशन कन्वर्जन में हमेशा अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन नई एंटिटी को मिलता है, जो कभी भी स्प्लिट नहीं किया जाता है। सर, पावर जनरेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में देखो, अगर कोई एसएससी पावर जनरेटिंग बिजनेस में है ना, तो उसके पास या तो चाहे तो डब्ल्यूडीबी फॉलो कर ले, जो हम पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन अगर वो चाहे तो एसएलएम भी फॉलो कर सकता है। लेकिन ध्यान देना, अगर कोई पावर जनरेटिंग बिजनेस में एसएलएम फॉलो कर रहा है, उसको एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं मिलता। और जब कभी वो सेल ऑफ एसेट करता है, तो उसका एक स्पेशल ट्रीटमेंट होता है। मान लो उसका जो एसेट है 1000 की कॉस्ट है, 900 की डब्ल्यूडीवी है, और वो 900 से भी कम में बेच दे रहा है। 1000 की कॉस्ट 900 की डब्ल्यूडीवी इससे भी कम में बेच दे रहा है। सरकार कहती है जो भी उसका डिफरेंस है ना, जो लॉस है, दैट इज अलाउड लॉस अंडर पीजीबीपी। पीजीबीपी में अलाउड लॉस होता है। अगर ये 1000 की कॉस्ट है, 900 की डब्ल्यूडीवी है, ये 950 में बेच दे रहा है, 50 रुपए के प्रॉफिट में बेच दे रहा है, कहता है दैट इज पीजीबीपी टैक्सेबल। कहता है 1000 की कॉस्ट है, 900 की डब्ल्यूडीवी, और ये एसएससी 1200 में एसेट बेच दे रहा है, 1200 में बेच दे रहा है। प्रोविजन कहता है कि जो भी पीजीबीपी तक का प्रॉफिट है ना, पीजीबी तक का प्रॉफिट है ना, दैट विल बी सॉरी, कॉस्ट तक का प्रॉफिट है ना, दैट विल बी पीजीबीपी। कॉस्ट के ऊपर का जो प्रॉफिट है 200 रुपए का, दैट विल बी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ आपको मिलेगा। सर, कई बार आपका जो प्रॉफिट होता है वो सफिशिएंट नहीं होता डेप्रिसिएशन कवर करने के लिए। मैंने क्या बोला? मेरा प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन कितना था? मान लो 40 लाख रुपए का था। और मेरा करंट ईयर का डेप्रिसिएशन मान लो 70 लाख रुपीस है। भैया मेरा डेप्रिसिएशन का क्या करूँ मैं? मेरा 30 लाख का बच गया, डेप्रिसिएशन क्या करूँगा? मेरा 30 लाख का डेप्रिसिएशन तो ज़्यादा आ गया ना, तो इसका क्या करते हैं, सरकार कहती है इसको आप कैरी फॉरवर्ड करोगे। कब तक करोगे? इनडेफिनिटली कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। इसको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए रिटर्न टाइम पे नहीं भी फाइल करोगे तो भी चलेगा। आगे चल के आप इस डेप्रिसिएशन को किसी भी हेड ऑफ इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो, बस सैलरी से मत करना, बाकी किसी भी हेड ऑफ इनकम से आप इसको सेट ऑफ कर सकते हो। सर, सीक्वेंस क्या होगा? हमेशा करंट ईयर का डेप्रिसिएशन सेट ऑफ करना है, फिर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस सेट ऑफ करने हैं, उसके बाद आपको सेट ऑफ करना है ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन या अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। अपने को हमेशा लास्ट में सेट ऑफ करना पड़ता है। ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई दूसरा बिज़नेस है, उसका अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन हो, किसी दूसरे बिज़नेस से सेट ऑफ करना चाहे, बिल्कुल अलाउड है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल अलाउड है। इसी के साथ हमारा डेप्रिसिएशन वाला कंपोनेंट खत्म हो जाता है। आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ 33 एबीए। इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में अभी तक नहीं पूछा गया है, पूछेगा तो परेशान करेगा। 33 एबी बात करता है टी, कॉफ़ी, रबर बिज़नेस के बारे में। कहता है अगर कोई एसएससी मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहा है, टी का, कॉफ़ी का, रबर का, तो उस केस में ना उनका जो भी प्रॉफिट है ना, उसमें हम एक आपको डिडक्शन देंगे। कितना डिडक्शन देंगे? कहता है कुछ पैसा आप नाबार्ड में जमा करवा दो, या फिर 40% ऑफ पीजीबीपी व्हिचएवर इज़ लोअर, आपको डिडक्शन दे देंगे। इम्पोर्टेंट क्या है, नाबार्ड में कब तक जमा करवाना पड़ता है? कहता है कि अगर आपका जो प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर 24-25 या 25-26, जो भी प्रीवियस ईयर चल रहा है, प्रीवियस ईयर खत्म होने के 6 महीने के अंदर आप जमा करवा दो, या आरओआई की ड्यू डेट से पहले, जो भी डेट पहले आ रही है ना अर्लियर, इससे पहले जमा करवा दो। जैसे जमा करवा दोगे, आपको हम डिडक्शन दे देंगे। और जमा करवा के करेंगे क्या? प्रोविज़न कहता है जो भी जमा करवाओगे ना, को यूज़ करना पड़ेगा एज़ पर पर्पस प्रिस्क्राइब्ड बाय टी, कॉफ़ी, रबर बोर्ड ऑफ इंडिया। सिमिलर सेक्शन है 33 एबीए। एबीए बोलता है कि अगर कभी भी आपका पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के एक्सट्रैक्शन का काम है, इस केस में क्या करेंगे? आपको फिर से पैसा जमा कराना पड़ेगा। कितना? आपको कुछ अमाउंट डिपॉज़िट करना पड़ेगा साइट रिस्टोरेशन अकाउंट में, जो कि एसबीआई के पास होगा, या फिर 20% ऑफ पीजीबीपी व्हिचएवर इज़ लोअर, हम आपको अलाउ कर देंगे डायरेक्शन में। ध्यान देना है कि सर साइट रिस्टोरेशन अकाउंट में आपको कब तक जमा कराना पड़ेगा? यहाँ पे ना प्रीवियस ईयर तक आपको जमा करवाना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर एंड तक जमा कराना पड़ेगा। और यूज़ कैसे करोगे? जैसा पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री बोलेगी वैसा आपको यूज़ करके चलने का है। तो यहाँ पे टी, कॉफ़ी, रबर बिज़नेस, यहाँ पे पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बिज़नेस। अब दोनों ही केसेस में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कभी भी अगर आप साइट रिस्टोरेशन अकाउंट से नाबार्ड से पैसा निकालते हो ना, अपने को उसको यूज़ करना पड़ता है। कब तक यूज़ करना पड़ता है? कहता है प्रीवियस ईयर, जिस प्रीवियस ईयर में निकाल रहे हो उसी प्रीवियस ईयर में यूज़ करोगे। अगर प्रीवियस ईयर खत्म होने के बाद 1 दिन में भी यूज़ करते हो, दैट इज़ नॉट अलाउड। आपको प्रीवियस ईयर में ही यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ उसको टैक्सेबल करवा देंगे। कहता है जो भी पैसा आप निकाल रहे हो साइट रिस्टोरेशन अकाउंट से या नाबार्ड से, उसको आप मिसयूटिलाइज़ नहीं करोगे। अगर मिसयूटिलाइज़ किया तो टैक्सेबल हो जाएगा। अब मिसयूटिलाइज़ क्या होता है? सरकार कहती है अगर आपने ऑफिस से रिलेटेड प्लांट एंड मशीनरी खरीद ली, रेजिडेंशियल अकोमोडेशन से रिलेटेड प्लांट एंड मशीनरी खरीद ली, कोई ऑफिस का अप्लायंसेस खरीद लिया, तो ये सब मिसयूटिलाइज़ माना जाता है। या फिर कोई ऐसी प्लांट एंड मशीनरी आपने खरीद ली जो कि 100% डिडक्शन ले चुके हो, तो दैट इज़ आल्सो मिसयूटिलाइज़। अब कई बार ना क्वेश्चन्स में आपको मिलेगा कंप्यूटर। एक कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में कंप्यूटर खरीद रही है। अब कंप्यूटर में ये लोग क्या मानते हैं? कंप्यूटर मानते हैं कि आपने फैक्ट्री के लिए खरीद रखा हुआ है। कंप्यूटर आपने फैक्ट्री के लिए खरीद रखा है, तो इस पे भी अपने को ना डिडक्शन मिल जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। कहता है जो भी एसेट आप खरीदते हो ना,
जो भी आप नाबार्ड के पैसे से या साइट रिस्टोरेशन अकाउंट के पैसे से खरीदते हो ना, ध्यान देना उस पे जो उस एसेट को कम से कम 8 साल तक यूज़ करना। मिसाल में खरीद रहे हो उसके एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से 8 साल तक आप उसको बेच नहीं सकते। अगर बेच दिया तो आपका जो भी आपका डिडक्शन क्लेम डर लिया है, जो भी सेल्स अमाउंट है, वो आपका पीजीबीपी बन जाता है। जो भी आपने सेल किया ना, उसको पीजीबी बना देंगे। कॉस्ट जो भी आपका डिडक्शन क्लेम अर्लियर है, वो आपका पीजीबी बन जाता है। डन सर। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप साइट रिस्टोरेशन अकाउंट से पैसा निकालते हो, नाबार्ड से कोई पैसा निकालते हो, कभी भी अगर आपने उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए खर्चा किया, तो उस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिडक्शन आपको नहीं मिलता। क्योंकि ऑफ कोर्स आप पहले से उस पे टैक्स बचा चुके हो, तो दोबारा डिडक्शन नहीं देंगे। इन एडिशन टू दैट, अगर नाबार्ड से पैसा निकाल के कोई कैपिटल एसेट खरीद रहे हो और उस पे डेप्रिसिएशन क्लेम करना चाह रहे हो, सरकार कहती है हम डेप्रिसिएशन भी नहीं देंगे उस एसेट पे। डन सर। फॉर्मेट क्या करने वाले हैं? देखो, पहले आप जो भी प्रॉफिट है उसको पकड़ लो। जो डिडक्शन है 33 एबी में 20-40% इसको माइनस कर दो। कोई मिसयूटिलाइज अमाउंट है, गलत तरीके से यूज किया आपने, 8 साल के अंदर एसेट बेच दिया या फिर आपने पैसा निकाला लेकिन यूज़ नहीं किया, इसको करने से पहले आपका पीजीवीपी आ जाएगा। जो पीजीवीपी आ जाएगा इसको आपको 30-40 के रेशियो में स्प्लिट करना पड़ेगा। मान लो अगर कोई टी का बिज़नेस है तो 60% एग्रीकल्चर, 40% बिज़नेस। कॉफ़ी आप ग्रो कर रहे हो, क्योर कर रहे हो 75-25। कॉफ़ी ग्रो कर रहे हो, क्योर कर रहे हो, ग्राउंड कर रहे हो, रोस्ट कर रहे हो 60-40। रबर है 65-35। इतना रेशियो में आपको स्प्लिट करना पड़ेगा आफ्टर टेकिंग ऑल द डिडक्शंस। डन सर? यस सर। अगर कभी भी आपका कंपनी लिक्विडेट हो जाता है, डेथ ऑफ एसएससी हो जाता है या फिर पार्टीशन ऑफ एचएफ हो जाता है, जो भी नाबार्ड का पैसा है ना या साइट रिस्टोरेशन अकाउंट का पैसा है ना, वो नॉन टैक्सेबल बन जाता है। फिर भी 33 एबी एबीए क्लेम करोगे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट से 3 एसी 3 एडी में रिपोर्ट फर्निश करवा देना अप टू द डेट ऑफ ऑडिट। डन सर? ऑफ कोर्स सर। यस सर, यस सर, यस सर। आ जाओ सेक्शन 35 में क्या बोलता है। सेक्शन 35 बहुत सिंपल सेक्शन, बहुत सिंपल सेक्शन। कहते हैं अगर कभी भी आप साइंटिफिक रिसर्च का काम कर रहे हो या फिर किसी को साइंटिफिक रिसर्च वाले को डोनेट कर रहे हो, ठीक है, अगर आप साइंटिफिक रिसर्च का काम कर रहे हो तो देखो कि आप बिज़नेस चालू कर चुके हो। अगर बिज़नेस चालू कर चुके हो तो जो भी रेवेन्यू खर्चा करोगे 100% अलाउ हो जाएगा। अगर बिज़नेस चालू कर चुके हो जो भी कैपिटल खर्चा करोगे 100% पे हर साल अलाउ हो जाएगा। ध्यान देना, लेकिन लैंड के ऊपर किया हुआ खर्चा इज़ नॉट अलाउड। डन सर। लेकिन सर अभी हमने बिज़नेस चालू नहीं किया, बिज़नेस चालू नहीं किया तो फिर क्या करेंगे? तो जिस दिन बिज़नेस चालू कर लोगे उस दिन देखो। जिस दिन बिज़नेस चालू करोगे उसके पिछले 3 साल के जितने भी रेवेन्यू खर्चे हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ सैलरी एंड मटीरियल आपको 100% अलाउ हो जाएगा। लेकिन कोई और रेवेन्यू खर्चा हो, इट इज़ नॉट अलाउड। अगर जिस साल बिज़नेस चालू करो उसके पिछले 3 साल में जो भी आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रखा है, मशीनरी के लिए, फर्नीचर के लिए, बिल्डिंग के लिए जो कर रखा है 100% आपको अभी अलाउ हो जाएगा, लेकिन लैंड के ऊपर खर्चा अभी भी अलाउ नहीं होगा। तो अगर चालू कर चुके हो तो जो रेवेन्यू करते हो, कैपिटल करते हो सब अलाउड लैंड को छोड़ के। लेकिन अगर चालू नहीं किया तो जब चालू करोगे तो पिछले 3 साल का रेवेन्यू फॉर द पर्पज़ ऑफ मटीरियल एंड सैलरी अलाउ हो जाएगा, बाकी अलाउ नहीं होते और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी ऑलमोस्ट सारे अलाउ हो जाते हैं लैंड को छोड़ के। अगर मैं डोनेट कर रहा हूँ किसी को तो सरकार कहती है आप डोनेट भी कर सकते हो। किसको डोनेट करते हो? किसी इंडियन कंपनी को डोनेट कर रहे हो। किसी आईआईटी, आईआईएस या नेशनल लैबोरेटरी को डोनेट कर रहे हो या किसी अप्रूव्ड कॉलेज, यूनिवर्सिटी, रिसर्च एसोसिएशन या इंस्टीट्यूट को डोनेट कर रहे हो, 100% डोनेशन आपको अलाउ कर देंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्त, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये ओल्ड रिजीम का प्रोविजन है, ये नॉर्मली ओल्ड रिजीम का प्रोविजन है, ओल्ड रिजीम का प्रोविजन है। अगर यही आप 115 बीडबल ऑप्ट करते हो तो फिर क्या करेंगे? 115 बीडबल में ना आपको इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च वाले सारे डिडक्शंस आपको यूं भी 115 बीडबल में मिल जाएंगे। लेकिन जो ये वाला डोनेशन है ना, डोनेशन आपको ओल्ड रिजीम में तो मिलता है, 115 बीडबल में नहीं मिलता है। 115 बीडबल में 115 बीएबी में नहीं मिलता है सर। 115 बीडबल और बीएबी में आप किसी को डोनेट करोगे इसका डिडक्शन नहीं मिलता है। ठीक है सर? यस सर। कई बार क्या होता है, अगर मान लो राहुल ने डोनेट किया सिप्ला को जो कि साइंटिफिक रिसर्च में है, मैंने जैसे ही डोनेट किया 10 लाख रुपए, अगले दिन सिप्ला गायब हो गई, डिडक्शन मेरे को मिलेगा? सरकार कहती है मिल जाएगा। जिस दिन आप डोनेट करते हो क्या उस दिन वो रजिस्टर्ड था? हाँ सर था। अगर उस दिन रजिस्टर्ड था तो डिडक्शन ले लो, अगर रजिस्टर्ड नहीं था, आगे चल के रिवोक हो गया, हमको उससे कोई लेना-देना नहीं। जिस दिन डोनेशन किया उस दिन के रजिस्ट्रेशन देखोगे, बाकी बाद में आगे चल के वो भाग जाए, कुछ भी कर ले, हमें कोई लेना-देना नहीं है। उसके बाद अगर आप कभी भी साइंटिफिक रिसर्च के बिज़नेस में हो, आपने कोई एसेट खरीद रखा था जिसमें आपने 100% डिडक्शन क्लेम कर दिया और आगे चल के आप उस एसेट को बेच देते हो, तो सरकार कहती है कि सेल अमाउंट और डिडक्शन क्लेम अर्लियर व्हिचएवर इज़ लोअर आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। उसके अलावा एक छोटा-सा नेचर, अगर कभी भी साइंटिफिक रिसर्च आपके पास अनअब्सॉर्ब्ड पड़ा हुआ है, साइंटिफिक नेचर का जो एक्सपेंडिचर अनअब्सॉर्ब्ड पड़ा हुआ है, तो उसको आप डेप्रिसिएशन की तरह ही मानोगे। कभी भी कोई भी एसेट अगर आप खरीदते हो, उस पे डेप्रिसिएशन अपने को नहीं मिलता है। अगर कभी भी लैंड और बिल्डिंग साथ में खरीदते हैं 10-100 करोड़ रुपए का, तो कहता है कि जो भी डिडक्शन है ना, सिर्फ़ और सिर्फ़ बिल्डिंग के कंपोनेंट मिलेगा, लैंड पे नहीं मिलता। तो कैसे स्प्लिट करेंगे? एफएमवी के बेसिस पे स्प्लिट कर देंगे। डन सर। 35 एबीए क्या बोलता है? बहुत सिंपल सी बात बोलता है। कभी भी अगर आप कोई टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस लेते हो या स्पेक्ट्रम लेते हो, लाइसेंस लेते हो या स्पेक्ट्रम लेते हो, इसका डायरेक्शन कैसे मिलेगा? इसका डायरेक्शन मिलेगा यूज़फुल लाइफ के बेसिस पे।
जितनी यूज़फुल लाइफ़ है, मान लो 10 साल के लिए चलने वाले हैं, 10 साल तक का डिडक्शन लेंगे। मान लो 5 साल चलने वाले हैं, 5 साल का डिडक्शन लेंगे। मान लो अगर मैंने लाइसेंस लिया 1 अप्रैल 2025 को 10 साल के लिए, तो भैया हर साल द 1-1 लाख का डिडक्शन मिलेगा। अगर मैंने लाइसेंस लिया 1 सितंबर 2025 को 10 साल के लिए, तो अगर आप देखोगे लाइसेंस इन फोर्स इज़ फॉर 11 ईयर्स। 6 महीने यहाँ पे, फिर 6 महीने किसी और साल के लिए भी होगा, बीच में 9 साल के लिए, तो कुल मिला के ना 11 साल के लिए लाइसेंस इन फोर्स है। अगर 1 सितंबर को लिया तो इस केस में 11 ईयर्स में डिडक्शन मिलेगा। तो जितने साल के लिए लाइसेंस इन फोर्स है, उतने साल के लिए अपने को डिडक्शन मिल जाता है। सर, या तो जब लाइसेंस आपने ले लिया तब से डिडक्शन लेना चालू कर दो, या तो जब से बिज़नेस कमेंस कर लिया तब से चालू कर दो, व्हिचएवर इज़ लेटर से आपको डिडक्शन मिलना चालू हो जाएगा, डन सर। कभी भी अगर आप लाइसेंस सेल करते हो ना, तो इसमें एक इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट होता है। अगर कभी भी लाइसेंस खरीदा था आपने ₹1000 का और उसकी डब्ल्यूडीवी हो चुकी है ₹900 और आपने इसको ₹700 में बेच दिया, ₹700 में पूरा लाइसेंस बेच दिया, तो जो ₹200 का लॉस है दैट विल गो टू पीजीपीपी। जो 200 का लॉस है दैट विल गो टू पीजीपीपी। अगर यही 1000 का लाइसेंस है, 900 की डब्ल्यूडीवी आपने इसको 950 में बेच दिया, तो जो ₹50 का प्रॉफिट है दैट विल आल्सो गो टू पीजीपीपी। लेकिन यही अगर 1000 का लाइसेंस है, आपने इसकी 900 की डब्ल्यूडीवी है। आपने इसको ना 1200 में बेच दिया, तो सरकार कहती है कि जो भी आपका ₹100 का है ना गेन, वो पीजीपीपी जाएगा, 200 का गेन है, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में जाएगा। सिंपल सा प्रोविजन है, कुछ मुश्किल नहीं इसमें। लेकिन मुश्किल तब आती है जब लाइसेंस आप पूरा नहीं सेल करते। आप पार्ट ऑफ द लाइसेंस सेल करते हो। पार्ट ऑफ द लाइसेंस बोले तो 50% 40% सेल करते हो। तो प्रोविजन कहता है प्रॉफिट के केस में तो कोई डिफरेंस नहीं होगा, हमेशा गेन पीजीबीपी में और कैपिटल गेन में जाएगा, वो तो सेम है। लेकिन अगर मान लो 1000 की कॉस्ट थी और आपकी डब्ल्यूटीवी थी 900 और आपने लाइसेंस को सेल किया 700 में और कितना सेल किया सर 50% सिर्फ सेल किया, 40% 60% कुछ भी सेल किया। कहता है जो लॉस हुआ ना आपको ₹200 का, ये आपको अलाउ नहीं होता। कितना अलाउ होगा? जितनी रिमेनिंग लाइफ बची है लाइसेंस में, मान लो 9 इयर्स बचे हुए हैं, आपको रिमेनिंग लाइफ में अलाउ होता है लाइसेंस का लॉस। अगर पार्टिकुलर लाइसेंस सेल कर रहे हैं और लॉस भी हो गया, तो रिमेनिंग लाइफ में अलाउ हो जाता है। 35 एडी स्पेसिफाइड बिज़नेस क्या बोलता है? अगर आप कोई भी स्पेसिफाइड बिज़नेस करते हो 14 बिज़नेसेस, तो जो भी बिज़नेस करोगे उसपे जो भी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे उसपे 100% डिडक्शन देंगे। बिल्डिंग खरीदो, प्लांट एंड मशीनरी खरीदो, 100% डिडक्शन देंगे। कोई भी लेकिन गुडविल पे देंगे क्या? नहीं। कोई लैंड पे देंगे क्या? नहीं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पे? नहीं। सर जी कौन-कौन से बिज़नेस है? 14 बिज़नेसेस एक बार ट्राई करो ना, देखो और मेरी तरफ देखो, मेरी आँखों में आँखें डालो और बोलो। आँखों में आँखें डालो और बोलो, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को और हाइप नहीं किया, मैं बता रहा हूँ तुम लोग का अलग लेखा-जोखा होगा, सही बता रहा हूँ। अलग ही लेखा-जोखा होगा, मैं तुमको बता रहा हूँ। स्पेसिफाइड बिज़नेस कौन-कौन से? 14 बिज़नेसेस होते हैं। सबसे पहले कोई कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी चालू कर रहे हो आप। एग्रीकल्चर गुड्स की वेयरहाउसिंग का काम कर रहे हो। 2 देशों के बीच में पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की पाइपलाइन लगा रहे हो। 2 स्टार या उससे बड़े होटल लगा रहे हो या 100 प्लस पेशेंट बेड्स वाले हॉस्पिटल लगा रहे हो। स्लम रिडेवलपमेंट स्कीम में घर बना रहे हो या फिर अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में घर बना रहे हो। 3 सिंपल सिंपल से थे इस पेज में, फर्टिलाइज़र बिज़नेस, बी कीपिंग बिज़नेस, शुगर का वेयरहाउसिंग बिज़नेस। लेकिन 4 बड़े गंदे-गंदे से स्लरी पाइपलाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन ओर, इनलैंड कंटेनर डिपो, सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या फिर न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, ये सारे के सारे 14 बिज़नेस हुआ करते थे। कहता था कि ये सारे बिज़नेस आप करोगे 100% रिडक्शन देंगे जो भी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो। लेकिन कहता है जो प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहे हो ना वो न्यू होनी चाहिए। जो इम्पोर्टेड प्लांट एंड मशीनरी खरीदोगे ना हम उसको नया ही मानेंगे। इम्पोर्टेड प्लांट एंड मशीनरी नहीं खरीदो, सेकंड हैंड खरीदो, हम उसको नया ही मानेंगे। लेकिन जो टोटल प्लांट एंड मशीनरी आप परचेज़ कर रहे हो ना उसका 20% सेकंड हैंड चल सकती है, तो भी हम इसको वैलिड मानेंगे। सर कहता है जो भी आप 35 एडी का बिज़नेस करते हो दैट शुड नॉट बी स्प्लिट ऑफ और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्जिस्टिंग बिज़नेस। अब कैसे पता चलेगा स्प्लिट ऑफ है या रिकंस्ट्रक्शन है? एग्ज़ाम में मेंशन करके दे देगा आपको। कहता है कभी भी अगर 3580 क्लेम करो डेप्रिसिएशन नहीं क्लेम करने वाले आप। 3580 कभी भी क्लेम करते हो उस बिज़नेस का आपको ढंग से P&L अलग से मेंटेन करना पड़ेगा। उस बिज़नेस का जो लॉस है ना, उस लॉस को आप किसी और हेड से सेट ऑफ नहीं कर सकते, सिर्फ़ और सिर्फ़ स्पेसिफाइड बिज़नेस से सेट ऑफ कर सकते हो। दैट्स इट, इतना सही पॉइंट कह के चल रहा है। अगर आप कभी भी 3580 में कोई एसेट है उसको आप बेच देते हो ना, तो आपका जो भी सेल्स अमाउंट है वो आपका पीजीपीपी बन जाता है। अगर 3580 क्लेम कर रहे हो तो 80 आईए से आरआरबी तक का कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलने वाला, ना ही 10 डबल ए किसी स्पेसिफिक बिज़नेस के लिए मिलने वाला है। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैं हमेशा लेता हूँ, अगर होटल राजमहल है, 2024 में चालू हुआ है और इस साल में इसको लॉस है 10 करोड़ का, ये 3 स्टार होटल है। सिमिलरली होटल राजमाया है, 1990 का स्टार्ट किया हुआ है, इसमें 2 करोड़ का प्रॉफिट है, ये भी 3 स्टार होटल है। दोनों राहुल ही के ही हैं, तो क्या मैं इसका लॉस सेट ऑफ कर सकता हूँ? सर, कायदे से आप देखोगे ना तो ये जो बिज़नेस है, पुराना वाला बिज़नेस है, ये भी स्पेसिफाइड ही है, लेकिन इसको 3580 का डिडक्शन नहीं मिलता है, लेकिन ये स्पेसिफाइड तो है, पे डिडक्शन भी मिलता है। देखो दोनों स्पेसिफाइड है ना, इसलिए दोनों का लॉस आपस में एक-दूसरे से सेट ऑफ हो सकता है। स्पेसिफाइड बिज़नेस का लॉस स्पेसिफाइड बिज़नेस से ही कर सकते हो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि एक-दूसरे को डिडक्शन मिलता है कि नहीं मिलता।
फिर अगर कभी भी 2 देशों के बीच में क्रॉस कंट्री पाइपलाइन चालू हो रही है ना, तो ध्यान देना ये बिज़नेस सिर्फ़ और सिर्फ़ एक इंडियन कंपनी करेगी। इंडिया की जो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बोर्ड है ना, इससे अप्रूवल मिला हुआ होना चाहिए। उसके अलावा कुछ हिस्सा अपने को दूसरे को देना पड़ेगा। कुछ हिस्सा ऑफ द पाइपलाइन किसी थर्ड पर्सन को देना पड़ेगा। तो अगर आप 2 सितारा या उससे बड़े होटल चालू कर रहे हो ना और आप ऑपरेशंस किसी और को आउटसोर्स कर रहे हो, मान लो मैंने होटल चालू किया और मैंने अपने ऑपरेशंस आईटीसी को दे दिए, तो प्रोविज़न कहता है कि इसका प्रॉफ़िट और लॉस आपको ही मिलेगा। ऑपरेशंस कोई और देख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉफ़िट किसको मिलेगा, प्रॉफ़िट मुझे ही मिलेगा। फिर कहते हैं अगर आप कोई एनआईएफ चालू करते हो ना, एनआईएफ क्या होता है? न्यू इंफ्रा फैसिलिटीज़, कोई टोल बना रहे हो, ब्रिज बना रहे हो, रेलवे सिस्टम बना रहे हो, हाईवे प्रोजेक्ट बना रहे हो, वाटर सप्लाई ये सब बना रहे हो, तो ये सब भी एनआईएफ में आता है। कहता है ये इंडियन कंपनी ओन करेगी और ध्यान देना इसमें अप्रूवल लेना सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से। इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, अगर कभी भी 3580 का कोई एसेट है, मैंने डिडक्शन ले रखा है 100% और इसको मैं सेल कर देता हूँ, तो क्या होगा? सेल करने पे जो भी सेल्स अमाउंट है ना, सेल्स अमाउंट भले 0 है या फिर 100 है या 1 लाख है या 100 करोड़ है, जो भी सेल्स अमाउंट है वो मेरा पीजीपीपी बन जाएगा। सेल्स अमाउंट विल बिकम माय पीजीपीपी। सर अगर मान लो एसेट डिस्ट्रॉय हो गया तो क्या होगा? डिस्ट्रॉय होने के बाद जो इंश्योरेंस का पैसा मिला दैट विल बिकम पीजीपीपी। सर अगर मैंने सेल नहीं किया, मैंने ट्रांसफर कर दिया किसी दूसरे बिज़नेस को, तो देखो क्या वो स्पेसिफाइड बिज़नेस है। स्पेसिफाइड का एसेट अगर किसी दूसरे स्पेसिफाइड बिज़नेस में जाता है तो कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। लेकिन अगर स्पेसिफाइड एसेट अगर कभी भी नॉन स्पेसिफाइड बिज़नेस में जाता है ना, तो इसका ट्रीटमेंट होता है। देखना पड़ेगा क्या 8 इयर्स में ट्रांसफर हुआ? या आफ्टर 8 इयर्स ट्रांसफर हुआ? अगर आफ्टर 8 इयर्स ट्रांसफर हो रहा है ना, तो उसको नो ट्रीटमेंट, नो पीजीबीपी, नो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर द न्यू बिज़नेस। लेकिन अगर 8 साल के अंदर ट्रांसफर हुआ ना, मान लो 10 लाख का एसेट था, आपने 10 लाख का डिडक्शन ले रखा था स्पेसिफाइड बिज़नेस में, सरकार कहती है इस पे डेप्रिसिएशन माइनस करो, नोशनल डेप्रिसिएशन। टिल डेट का नोशनल डेप्रिसिएशन माइनस करके मान लो 4 लाख का डेप्रिसिएशन माइनस करके 6 लाख की डब्ल्यूडीवी आती, तो 6 लाख विल बिकम पीजीबीपी फॉर दिस स्पेसिफाइड बिज़नेस और दिस 6 लाख विल बिकम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर दिस नॉन स्पेसिफाइड बिज़नेस। इंपॉर्टेंट पॉइंट था, एग्जाम में पूछ सकता है ये पॉइंट, छोटा सा स्टार मार्क, इस पॉइंट को दोबारा सुनना, कोई प्यारा जना इस पे टाइम स्टैम्प भी दे देना। सेक्शन 35 ट्रिपल सी कहता है अगर आप कोई भी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट का काम कर रहे हो, कहता है जो भी खर्चा करोगे लैंड और बिल्डिंग को छोड़ के जो खर्चा करोगे सारा का सारा आपको अलाउ हो जाएगा। लेकिन कहता है अगर आप कोई स्किल डेवलपमेंट का काम कर रहे हो, स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का काम कर रहे हो ना, ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी को मिलता है, 100% एक्सपेंडिचर मिलेगा, लैंड और बिल्डिंग पे जो खर्चा है उस पे नहीं, उसको छोड़ के सारा का सारा स्किल डेवलपमेंट का खर्चा आपको मिल जाएगा। कहते हैं अगर कभी भी आपने कोई स्किल डेवलपमेंट का खर्चा किया, आगे चल के सरकार ने आपको रीइंबर्स कर दिया, दैट विल बिकम इनवैलिड, आपके हाथ में वो खर्चा अलाउ नहीं किया जाएगा। 35 ट्रिपल डी क्या कहता है? अगर आप कभी भी डीमर्जर करते हो या फिर अमलगमेशन करते हो ना, सरकार कहती है आपको अलाउ हो जाएगा इंडियन कंपनी को, लेकिन 5 इंस्टॉलमेंट्स में अलाउ होगा, जो इनकर करेगा उसको अलाउ हो जाएगा। अगर आप वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम का खर्चा करो, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है। वॉलंटरी रिटायरमेंट का खर्चा करते हो, सर वॉलंटरी रिटायरमेंट का खर्चा जो एसएससी करता है उसको अलाउ होगा, 5 इंस्टॉलमेंट्स में अलाउ होगा, कभी भी एक बार में अलाउ नहीं होता, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में अलाउ होता है। इन एडिशन टू दैट, अगर मान लो मैंने वीआरएस का खर्चा किया और मैं आगे चल के किसी और में मर्ज हो गया, सरकार कहती है कि रिमेनिंग खर्चा नई एंटिटी को मिल जाएगा। ठीक है सर? ओके। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या कहता है? देखो अगर कोई भी रेसिडेंट एसएससी कोई नया बिज़नेस चालू कर रहा है, कोई नई यूनिट चालू कर रहा है, तो नई यूनिट चालू करने से पहले कुछ फीजिबिलिटी रिपोर्ट का खर्चा होता है, मार्केट रिपोर्ट का खर्चा होता है, इंजीनियरिंग सर्विसेज, लीगल फीस या फिर कोई भी अदर एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू पब्लिक इश्यू या कोई भी अदर खर्चा सीबीडीटी प्रिस्क्राइब कर दे, ये खर्चे होते हैं। रेसिडेंट एसएससी को होते हैं सारे के सारे खर्चे, ये सारा का सारा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में जाता है। सरकार कहती है इसमें आपको डिडक्शन मिलता है, कितना डिडक्शन मिलता है समझना। अगर आप एक नॉर्मल एसएससी हो, जितना आपने प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस इनकर किया वो या जो न्यू बिज़नेस का कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है वो, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट क्या होता है? जो नए बिज़नेस में फिक्स्ड एसेट्स आप लगा रहे हो ना, उस फिक्स्ड एसेट्स का 5% अपने को लेना पड़ेगा, व्हिचएवर इज़ लोअर आपको अलाउड होगा। ठीक है सर। लेकिन अगर आप यही कोई इंडियन कंपनी हो, एक्चुअल प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आप पकड़ोगे, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट पकड़ोगे, जितने फिक्स्ड एसेट है बिज़नेस में वो, या कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? शेयर कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। रिजर्व्स एंड सरप्लस लेते हैं क्या कैपिटल एम्प्लॉयड में? नहीं सर, रिजर्व्स एंड सरप्लस कभी भी नहीं लेते। कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड लोगे या कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट व्हिचएवर इज़ हायर है इसका 5% लोगे, व्हिचएवर इज़ लोअर आपको इंडियन कंपनी में अलाउड हो जाएगा, व्हिचएवर इज़ लोअर आपके लिए एक्सपेंडिचर अलाउ हो जाता है। सर, सर जो भी आपका अलाउड प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होगा ना, वो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में आपको मिलता है। डन सर? यस सर। जिस साल में प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस इनकर कर रहे हो, उस साल में ऑडिट करवाना ज़रूरी है। अगर आगे चल के आप अमलगमेट हो गए या डीमर्ज हो गए, तो रिमेनिंग खर्चा नई एंटिटी को मिल जाता है। डन सर? यस सर। सेक्शन नंबर 36 अगर कभी भी आप अपने स्टॉक के ऊपर इंश्योरेंस करवा रहे हो, इट इज़ एब्सोल्यूटली अलाउड एक्सपेंडिचर, स्टॉक के ऊपर इंश्योरेंस इज़ एब्सोल्यूटली अलाउड। अगर आप कभी भी हेल्थ इंश्योरेंस करवा रहे हो अपने एम्प्लॉयी का, आप एम्प्लॉयर हो, अपने एम्प्लॉइज़ का हेल्थ इंश्योरेंस करवा रहे हो, इट्स ऑलवेज़ अलाउड एक्सपेंडिचर। अगर आप कभी भी एम्प्लॉइज़ को बोनस दे रहे हो,
बोनस भी अलाउड एक्सपेंडिचर है। कितना ही बोनस देना चाहो दे सकते हो, इट इज़ अलाउड एक्सपेंडिचर। बस ध्यान क्या देना, जो भी बोनस दे रहे हो दैट शुड बी पेड टू एम्प्लॉइज़। बस पे ज़रूर कर देना। आप आरओआई की यूनिट तक पे कर देना, 43B तक पे कर देना। इंटरेस्ट का खर्चा कभी भी अगर आप इनकर कर रहे हो, प्रोविज़न कहता है कि इंटरेस्ट 2 टाइप का होता है। अगर आपने एसेट को लेने के लिए डेप्रिशिएबल एसेट्स को लेने के लिए इंटरेस्ट इनकर कर रखा है, तो पुट टू यूज़ तक की डेट का इंटरेस्ट आप कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड कर दोगे, बाकी सारा का सारा इंटरेस्ट आपको सेक्शन 36 में अलाउ हो जाएगा। कोई और इंटरेस्ट है, मान लो किसी और वर्किंग कैपिटल के लिए लोन ले रखा है, वो इंटरेस्ट भी आपको सेक्शन 36 में अलाउ हो जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी भी अगर आप इंटरेस्ट पे कर देते हो किसी शेड्यूल्ड बैंक को, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, इनका इंटरेस्ट ना आपको आरओआई तक पे भी करना पड़ेगा तो ये अलाउ होता है। प्लस इनकम टैक्स पे करने के लिए, एडवांस टैक्स को, टीडीएस को पे करने के लिए जो भी आप इंटरेस्ट लेते हो ना, दैट इज ऑलवेज डिसअलाउड, ये हमेशा डिसअलाउ होता है। ज़ीरो कूपन बॉन्ड का, जो भी ज़ीरो कूपन बॉन्ड का डिस्काउंट रहता है सर, डिस्काउंट, इसको ना आपको पोर्शन करना पड़ता है ओवर द लाइफ। ओवर द लाइफ कैसे करोगे? नंबर ऑफ मंथ्स के बेसिस में करने वाले हो। मान लो प्रीवियस से 24-25 है या 25-26 है, जिस भी साल का आपको डिडक्शन लेना है, सरकार कहती है जिस साल में उस जितने मंथ्स के लिए ज़ीरो कूपन बॉन्ड इन फोर्स था, उतने मंथ्स के लिए आपको डिडक्शन मिलेगा। मान लो अगर टोटल ज़ीरो कूपन बॉन्ड 36 मंथ्स के लिए है और प्रीवियस है 24-25 में, सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स के लिए इन्फोर्स है ना, तो 6 बाय 36 ऑफ द टोटल डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नंबर ऑफ मंथ्स के बेसिस पे लेना पड़ेगा। प्रोविजन कहता है अगर कभी भी ज़ीरो कूपन बॉन्ड 1 महीने में 15 दिन से ज़्यादा के लिए भी कहीं पे इन्फोर्स है ना, तो उसको पूरा मंथ अपने को लेके चलना पड़ता है। इतना सा पॉइंट है। फिर भी अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉइज के लिए कंट्रीब्यूशन करता है, किसमें कंट्रीब्यूशन करता है? देखो, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में कर रहा है, बढ़िया सा, या फिर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कर रहा है, या अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड में, या फिर ग्रेच्युइटी फंड में, या फिर ईएसआईसी जैसे कोई भी अच्छे फंड में, बढ़िया-बढ़िया लॉफुल फंड्स में कर रहा है। सरकार कहती है अलाउड होगा, लेकिन ध्यान देना एम्प्लॉयर को पे करना पड़ेगा। लेकिन यही एम्प्लॉयर किसी गंदी-गंदी चीज़ में कर रहा है, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, अनरिकॉग्नाइज्ड सुपरएनुएशन फंड में, अनअप्रूव्ड ग्रेच्युइटी में, एनी अदर फंड में, सरकार कहती है ये डिसअलाउड है। तो एम्प्लॉयर करेगा तो अच्छी-अच्छी जगह पे करेगा, प्लस आरओआई तक पे भी कर देगा। प्रोविज़न एक और चीज़ कहती है, अगर कभी भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉयी के पेंशन फंड में, 80 सीसीडी के पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट करता है, तो क्या इसका डिडक्शन एम्प्लॉयर को मिलता है? सर मिल जाता है। कितना मिलेगा? जितना भी कंट्रीब्यूशन कर रहा है वो, या 14% ऑफ द सैलरी, बेसिक सैलरी प्लस जोनस अलाउंस इन टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, इन दोनों का टोटल आपको लेना पड़ेगा। इसका 14% अलाउ होगा। एग्ज़ाम में आपको कई बार लिखा होगा 15% कंट्रीब्यूट कर दिया, 16% कंट्रीब्यूट कर दिया, 20% ऑफ द बेसिक सैलरी कंट्रीब्यूट कर दिया। अपने को ये सब नहीं देखना, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन या 14% प्लस बेसिक प्लस रिटायरमेंट बेनिफिट, ये अपने को लेना है। व्हिचएवर इज़ लोअर अपने को मिलेगा। ध्यान देना आरओआई तक पे किया हुआ होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ दिस एक्सपेंडिचर वुड बी डिसअलाउड। सर एम्प्लॉइज़ कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, आप एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयी से पैसा ले रहा है और सरकार को जमा करा रहा है। एम्प्लॉयी से पैसा ले रहा है, जमा करा रहा है। किस चीज़ का? हो सकता है पीएफ का पैसा हो, ईएसआईसी का पैसा हो। सरकार कहती है ये आपको उसके रिस्पेक्टिव फंड्स की डेट तक जमा कराना पड़ेगा। यानी अगर अप्रैल का पैसा है तो 15 मई तक पे जमा कराना पड़ेगा। अगर 15 मई का आपने 16 में कर दिया, तो ये पूरा का पूरा इनकम आपकी बना दिया जाएगा। इवन आप 1 दिन बाद पे करते हो, आरओआई तक पे कर देते हो, दैट इज़ नॉट रिलेवेंट, दैट विल बी कंसिडर्ड एज़ योर इनकम ओनली। डन सर। सेक्शन 10th वाला क्या कहता है? कभी भी अगर आपके बिज़नेस में कोई एनिमल है, और ध्यान देना वो एनिमल कौन से? कैपिटल एसेट्स है, ऐसा स्टॉक इन ट्रेड वगैरह नहीं है। तो कहता है एनिमल्स पे कभी डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है, लेकिन एनिमल्स पे आपको एक डिडक्शन मिलता है। कब डिडक्शन मिलता है? सरकार कहती है जो भी आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है ना, माइनस जब भी एनिमल यूजलेस हो गए, आपने उनको स्क्रैप कर दिया, बेच दिया, तो जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है माइनस स्क्रैप है, इस डिफरेंस पे आपको डिडक्शन मिलेगा कब? जब आप उसको एक्चुअली सेल कर रहे हो। डन सर। कभी भी अगर बैड डेट होता है बिज़नेस में, सर बैड डेट का डायरेक्शन कैसा होता है? बहुत ही प्यारा पॉइंट है। कहता है प्रोविजन फॉर बैड डेट आपको कभी भी अलाउ नहीं होंगे। प्रोविजन फॉर बैड डेट कभी अलाउ नहीं होते। क्या बैंक को अलाउ हो जाते हैं? सर बैंक को अलाउ होंगे, बाकी किसी को अलाउ नहीं होंगे। डन। कभी एक्चुअल बैड डेट होते हैं तो क्या अलाउ होते हैं? देखो एक्चुअल बैड डेट अगर सेल्स से रिलेटेड है आपको अलाउ हो जाएँगे, लेकिन लोन से रिलेटेड है नॉर्मली अलाउ नहीं होते। लोन से रिलेटेड आपको बैड डेट अलाउ नहीं होते। ऑफ कोर्स अगर आपका बिज़नेस लोन करने का है तो आपको फिर भी अलाउ हो जाते हैं, लेकिन अदरवाइज़ आपको लोन से रिलेटेड बैड डेट अलाउ नहीं होते। मेरे पापा ने मान लो बिज़नेस किया और आगे चल के बिज़नेस में बैड डेट मैं क्लेम कर रहा हूँ। पापा ने सेल्स की बैड डेट मैं क्लेम कर रहा हूँ। क्या मुझे डिडक्शन मिलेगा? हाँ सर, मिल जाएगा। बैड डेट के लिए कभी मुझे कुछ प्रूफ करना पड़ता है क्या? प्रूफ नहीं करना पड़ता, मुझे बस अपनी बुक्स में राइट ऑफ करना पड़ेगा। कहते हैं कभी किसी न किसी साल में आपने अपनी इनकम में ऑफर कर रखा हो, उस इनकम को सेल्स ऑफर कर रखी हो, तो आपको बैड डेट का डिडक्शन आराम से मिल जाता है। भविष्य कहता है कभी भी आगे चल के अगर बैड डेट की रिकवरी होती है ना, तो टैक्सेबल होती है। वो एक डीम्ड पीजीबी बनता है, कभी बैड डेट की रिकवरी होती है ना, वो टैक्सेबल होता है। इंपॉर्टेंट क्या है देखो, जिस साल में रिकवरी होगी उस साल में टैक्सेबल होगा। उस साल में पहले बिज़नेस हेड एक्सिस्ट करता हो या ना करता हो तो भी टैक्सेबल होगा। मान लो अभी बिज़नेस कर रहा हूँ, 4 साल बाद मेरे को रिकवरी हुई, 4 साल तक मैंने बिज़नेस ही बंद कर दिया, तो भी वो पीजीबीपी में ही जाएगा वो। अगर पार्टनरशिप फर्म ने बैड डेट क्लेम किया और पार्टनर को रिकवरी होती है, तो इस केस में टैक्सेबल नहीं होता।
क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म एक अलग एंटिटी है, पार्टनर अलग एंटिटी है, तो इस केस में टैक्सेबिलिटी नहीं आती। अब रिकवरी कैसे टैक्सेबल होती है समझना। में बहुत एक एडजस्टमेंट अच्छा पूछता है इसे, बार-बार अच्छा एडजस्टमेंट पूछता है। मान लो आपने बैड डेट क्लेम किया 1000, आपको 1000 पूरा अलाउ हो गया, जो रिकवरी होगी फुल्ली टैक्सेबल होगी, फुल्ली टैक्सेबल होगी। लेकिन अगर मान लो आपने बैड डेट क्लेम किया 1000, आपको अलाउ हुआ 700, यानी डिपार्टमेंट अभी भी सोच रहा है कि 300 रिसीवेबल है, अब आगे चल के आपको 200 सिर्फ रिकवर हो रहा है, तो आपका ₹100 एक्स्ट्रा डूब गया ना, सरकार कहती है ₹100 आपको नया अलाउ हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपने 1000 क्लेम किया और आपको अलाउ हुआ 700, 700 अलाउ हुआ, तो 300 डिपार्टमेंट अभी भी सोच रहा है रिकवरेबल है, आपका 500 रिकवर हो गया, तो 200 आपको डीम्ड पीजीपी में लेके जाना पड़ेगा, ऐसा प्रोविज़न निकल के आता है। आईसीआई क्या पूछता है समझना, मान लो आईसीआई बोलता है आपने सेल्स किया किसी एसएससी को 20 लाख रुपए का, ठीक है? 20 लाख का सेल्स हुआ, इसमें आपने बैड डेट क्लेम किया मान लो 10 लाख रुपए का बैड डेट क्लेम कर लिया, आपको रिकवरेबल कितना है? रिकवरेबल है मान लो से आपको रिकवरेबल है अब 10 लाख, आपको रिकवर कितना हुआ? रिकवर हो गया 7 लाख रुपए, ऐसा आईसीआई बोलेगा, आपको बार-बार बोलेगा आईसी रिकवर हुआ 7 लाख रुपए। लेकिन ये जो बेवकूफ सा अकाउंटेंट है ना, इसने पूरी की पूरी रिकवरी को पी-एंड-एल में क्रेडिट कर दिया, पी-एंड-एल में क्रेडिट कर दिया। कौन समझा इस बेवकूफ अकाउंटेंट को कि कायदे से 7 लाख रुपए पहले से ही टैक्स हो चुका है, तो दोबारा काहे को क्रेडिट किया तुमने? इसका इस ट्रांज़ैक्शन का क्या इम्प्लीकेशन होता है? देखो पहली बात तो 10 लाख रिकवरेबल था, रिकवर 7 लाख ही हुआ, आपको 3 लाख रुपए तो आपको बैड डेट मिलेगा, फ्रेश बैड डेट मिलेगा, फ्रेश बैड डेट 3 लाख रुपए आपको मिलेगा। प्लस जो 7 लाख रुपए आपने ज़बरदस्ती क्रेडिट कर दिया ना, इसका भी अपने को डिडक्शन मिलेगा, 7 लाख आपको और अलाउ हो जाएँगे। ऐसा करके अपने को इसका ट्रीटमेंट करके चलना है। देखना दोबारा इस पॉइंट को बार-बार से देखना। प्रोविज़न फॉर बैड डेट की अगर बात करें, बैंक्स को प्रोविज़न फॉर बैड डेट मिलता है, कहता है कोई भी इंडियन बैंक है, शेड्यूल, नॉन शेड्यूल, कोऑपरेटिव बैंक, इनकी जो भी ग्रॉस टोटल इनकम होगी उसका 8.5% का हम डिडक्शन दे देंगे। इन एडिशन टू दैट अगर कोई बैंक की रूरल ब्रांचेस हैं, गाँव में ब्रांचेस हैं, तो गाँव की ब्रांचेस से जो भी एडवांसेस दिए गए, उन एडवांसेस का भी 10% हम आपको एडिशनल डिडक्शन देंगे एज़ प्रोविज़न। लेकिन अगर ये कोई फॉरेन बैंक है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन या फिर एनबीएफसी है, इनको सिर्फ 5% ऑफ जीडीए तक का खर्चा हम अलाउ करने वाले हैं। सरकार कहती है, कभी भी मान लो आपके पास प्रोविज़न है, मान लो प्रोविज़न पड़ा हुआ है 6 करोड़ रुपए का और आपको बैड डेट असलियत में हो गया 2 करोड़ का, तो कहते हैं हमेशा एक्चुअल बैड डेट आप प्रोविज़न से एडजस्ट करोगे। अगर मान लो एक्चुअल बैड डेट आपके 8 करोड़ हो गए, तो पहले कहता है आप प्रोविज़न से एडजस्ट करोगे, 6 करोड़ का जो प्रोविज़न से एडजस्ट हो गया, वो तो प्रोविज़न से जाएगा। जो बचा हुआ है ना, ये आप अलग से सेक्शन 36 में ले सकते हो। इसके बाद फैमिली प्लानिंग के ऊपर अगर कभी भी कोई कंपनी है, कोई इंडियन कंपनी है ना, वो फैमिली प्लानिंग का खर्चा करे, हम 2 हमारे 2 ऐसा करके वो कोई खर्चा कर रही है। फैमिली प्लानिंग के ऊपर सिर्फ कंपनी खर्चा करे, तो जो रेवेन्यू खर्चा करेगी 100% अलाउ, जो कैपिटल खर्चा करेगी वो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अलाउ होने वाला है और उसका नेचर एक अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन की तरह रहने वाला है। कहते हैं अगर कोई भी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स या कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे कर रहा है, कोई भी एसएससी है जिसका बिज़नेस है शेयर ट्रेडिंग करना, बिज़नेस है शेयर ट्रेडिंग करना। शेयर ट्रेडिंग शेयर्स को उसने स्टॉक इन ट्रेड बना रखा है, कमोडिटीज़ को स्टॉक इन ट्रेड बना रखा है, तो जो भी एसटीटी पे करता है, परचेज़ के टाइम पे, सेल के टाइम पे, वो सारा का सारा एसटीटी अलाउड एक्सपेंडिचर होगा। स्पेशल रिज़र्व वाले पॉइंट को काटा लगा सकते हो, शुगर रिज़र्व वाले पॉइंट को काटा लगा सकते हो। सर मार्क टू मार्केट लॉसेस, अगर कोई भी एसएससी को मार्क टू मार्केट लॉसेस हो रहे हैं, और वो हर साल ईयर एंड पे फेयर वैल्यू पे रियलाइज़ करने के कारण कुछ गेन और लॉसेस हो रहे हैं, सरकार कहती है वो सारे के सारे लॉसेस डिसअलाउड होते हैं। अगर आईसीडीएस परमिट करेगा तो अलाउ होंगे, अदरवाइज़ वो सारे के सारे खर्चे डिसअलाउड हो जाते हैं। डन सर, येस सर। चलिए सेक्शन 37 क्या कहते हैं? सेक्शन 37 जनरल डिडक्शन की बात करता है, कहता है कोई भी ऐसा खर्चा व्हिच इज़ इन बिज़नेस नेचर, जो बिज़नेस का खर्चा है, पर्सनल नहीं होना चाहिए, कोई भी रेवेन्यू खर्चा है जो कि कैपिटल नहीं होना चाहिए, कोई भी इलीगल खर्चा है, वो सारा का सारा खर्चा सेक्शन 37 में अलाउ हो जाएगा। मोटा-मोटा बात करूँ, परक्विजिट्स, फ्रीबीज़, फ्री सैंपल्स डॉक्टर को दिया, इट इज़ एब्सोल्यूटली डिसअलाउड। कोई कंपनी या कोई भी ऐसे सीएसआर का खर्चा करती है, इट इज़ एब्सोल्यूटली डिसअलाउड। एटीजी में क्लेम कर सकते हैं आगे चल के, दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर। पीएम केयर फंड में कंट्रीब्यूट करते हो सीएसआर का पैसा, फिर एटीजी क्लेम कर लेते हो, दैट इज़ डिफरेंट मैटर। लेकिन क्या है, आपको सीएसआर खर्चा अलाउ होगा पीजीपीपी में? नहीं सर, नहीं अलाउ होगा। एम्प्लॉइज़ को गिफ्ट देते हो, इट इज़ अलाउड। कोई डिविडेंड पे करते हो, डिविडेंड खर्चा कब से अलाउ होता है यार? डिविडेंड कब से अलाउ होने लग गया सर? इट इज़ डिसअलाउड। कोई ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, अगर आपको शेयर कैपिटल बढ़ानी है, तो इसके लिए ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल को बढ़ाने के लिए जो खर्चा करते हो, इट इज़ नॉट अलाउड, कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हैं इसको। कोई फेस्टिवल का खर्चा है, दीपावली है, न्यू ईयर का खर्चा है या फिर होली का खर्चा है, राखी का खर्चा है, वैलेंटाइन डे का खर्चा है, इट इज़ अलाउड। कोई अगर आप हफ्ता वसूली का पैसा देते हो, कोई हफ्ता वसूली करने आया है, सीक्रेट कमीशन दे रहे हो, ऐसा कुछ कोई खर्चा है, इट इज़ डिसअलाउड। इम्पोर्टेंट पॉइंट, शेयर इश्यू एक्सपेंस, अगर कोई ऐसा कोई खर्चा है जिसमें आपकी शेयर कैपिटल बढ़ रही है, प्लस बैंक बैलेंस भी बढ़ रहा है, तो वो खर्चा हमेशा डिसअलाउड होता है। जैसे आईपीओ पे शेयर कैपिटल बढ़ती है, बैंक बढ़ता है, डिसअलाउड। एफपीओ शेयर कैपिटल बढ़ती है, बैंक बढ़ता है, डिसअलाउड। राइट इश्यू शेयर कैपिटल बढ़ती है, बैंक बढ़ता है, इट इज़ डिसअलाउड। लेकिन कोई ऐसा खर्चा है, बायबैक है, बोनस है, लोन है, इसमें कोई भी इम्पैक्ट ऐसा कोई भी एक चीज़ पे इम्पैक्ट आता है, तो इस केस में खर्चा अलाउड हो जाता है।
अगर आप सब्सिडियरी के लॉसेस अपनी बुक्स में लेके आ रहे हो, वो तो डिसअलाउड ही होगा ना। अगर कोई डेफर्ड टैक्स अपनी बुक में डाल रहे हो, अरे भैया डेफर्ड टैक्स कब से खर्चा होने लग गया? ये अगर एसेट का डिमिनिशन इन वैल्यू है, मान लो कोई इन्वेस्टमेंट्स कम होने वाले हैं या प्रोविजन फॉर आपने बैड डेट्स डाल रखा है, तो ये सब तो यूँ भी डिसअलाउड ही होता है ना। कोई अनअसर्टेन लायबिलिटीज़ आ रही है, मान लो मैंने गारंटी दे दी किसी को, तो गारंटी देना अपने आप में कोई खर्चा नहीं होता। अगर आप पॉलिटिकल पार्टी के किसी ब्रोशर, सोवेनियर, न्यूज़पेपर, पैम्फलेट में कोई खर्चा करते हो, तो इट इज़ एब्सोल्यूटली डिसअलाउड। पीवीपी कंप्यूट करते टाइम कभी भी कोई भी एडवर्टाइजमेंट में खर्चा, इट इज ऑलवेज एडेड बैक, इट इज ऑलवेज डिसअलाउड। इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेकिन अगर कोई कंपनी ऐसा कोई खर्चा करती है एडवर्टाइजमेंट का, तो एक 80 जीजीबी करके सेक्शन होता है, उसमें डिडक्शन मिल जाता है। एक चैप्टर 6 का डिडक्शन मिलता है, वो भी ओल्ड टैक्स रेजिम में, न्यू में तो ये भी नहीं मिलता। कहता है अगर वैसे कभी भी इनकम टैक्स में कोई भी प्रोविजन आप बनाओगे, इट इज ऑलवेज डिसअलाउड। कोई भी प्रोविजन इनकम टैक्स का डिसअलाउड होता है, लेकिन अगर कोई प्रोविजन फेयर एस्टिमेट्स के बेसिस पे, रीजनेबल सर्टेनिटी के बेसिस पे, आईसीडीएस के हिसाब से बना हुआ है, तो इट इज अलाउड। ठीक है सर। कोई ग्रेचुइटी का प्रोविजन है, इट इज ऑलवेज डिसअलाउड, लेकिन जो एक्चुअली पे कर देते हो, इट इज अलाउड। इनकम टैक्स पे करने के लिए अगर आपने इंटरेस्ट पे कर रखा है, इट इज डिसअलाउड। कोई लिटिगेशन एक्सपेंसेस है, इसको अलाउ कर लेते हैं। मान लो आपके गले में से कोई पैसा चोरी हो जाता है, कैश एम्बेजल्ड हो जाता है, इज इट अलाउड एक्सपेंडिचर? सर इट इज अलाउड एक्सपेंडिचर। कब अलाउ होता है? जब आपको पता चलता है कि गले से पैसा चोरी हो गया। अगर मान लो मेरा कोई एक्जिस्टिंग बिजनेस है, जूते का बिजनेस है, मैं अपने नए बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहता हूँ, मान लो मेरे को कपड़े का बिजनेस एक्सपैंड करना है, उसके लिए मेरे डायरेक्टर लोग फॉरेन वगैरह गए हैं, तो क्या ये खर्चा अलाउड होता है? सर इट इज ऑलवेज डिसअलाउड। अगर कभी भी आपका कोई एक्जिस्टिंग बिजनेस है, उसके बदले आप कोई न्यू लाइन ऑफ बिजनेस जा रहे हो, ध्यान देना वर्ड क्या है, न्यू लाइन ऑफ बिजनेस। उस न्यू लाइन ऑफ बिजनेस के लिए अगर आपको डायरेक्टर्स लोग जा रहे हैं और आगे चल के वो बिजनेस चालू नहीं होता है, तो खर्चा कभी भी अलाउड नहीं होता। एक्जिस्टिंग बिजनेस के लिए जा रहे हैं, मान लो मेरा कपड़े का काम है, यूएसए में कपड़े की ब्रांच चालू करनी है, तो इट इज अलाउड एक्सपेंडिचर। उस केस में अगर अबैंडन भी हो जाता है, तो इट इज अलाउड एक्सपेंडिचर। कहता है अगर मान लो सिमिलरली अगर आपने कोई मूवी है, मूवी बनाई, मूवी बनाने के बाद वो मूवी नहीं चली और आपका पैसा चला गया, तो उस केस में इट इज ऑल्सो अलाउड एक्सपेंडिचर। रिट्रेंचमेंट कमीशन, अगर यूनिट क्लोज करते हो तो खर्चा अलाउ होगा, लेकिन अगर बिजनेस ही क्लोज कर दोगे तो खर्चा अलाउ नहीं होगा। डायरेक्टर्स को सैलरी पे कर रहे हो, सेक्शन 197 की प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ज्यादा अगर डायरेक्टर्स को सैलरी पे कर रहे हो, तो जो भी ज्यादा पे करो दैट विल बी डिसअलाउड। कोई प्रायर पीरियड एक्सपेंडिचर है, कोई अगर खर्चा आप बुक्स में लिखो रिकॉर्ड करना भूल गए, दैट इज ऑलवेज अलाउड। इन सबका आपको डिडक्शन मिल जाता है। कोई कंपाउंडिंग फीस, जैसे इनकम टैक्स में हमने पढ़ा हुआ ना, कंपाउंडिंग चार्जेस होते हैं, कंपाउंडिंग फीस आप कोई भी पे करते हो ना, इट इज ऑलवेज डिसअलाउड। ऑलवेज 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 डिसअलाउड। मान लो आपको कोई नया बिजनेस चालू करना है, उसके लिए आप मैकेंजी के पास गए एक कंसल्टेशन रिपोर्ट लेने के लिए, सरकार कहती है इट इज डिसअलाउड एक्सपेंडिचर। उसके बाद अगर मान लो कोई डायग्नोस्टिक सेंटर है, डायग्नोस्टिक सेंटर्स पेशेंट्स को रेफर करने के लिए पैसा दे रहा है। मान लो मैं गया एक्सरे करवाने के लिए, गुप्ता जी के पास गया, गुप्ता जी ने डायरेक्टली 100 रुपए शर्मा जी डॉक्टर को दे दिए कि डॉक्टर ने मेरे को बोला था गुप्ता जी के पास एक्सरे करवाओ, यानी मतलब जो एक्सरे वाला है ना, एक्सरे वाला पेमेंट करे डॉक्टर को कुछ कमीशन, सरकार कहती है इट इज ऑलवेज डिसअलाउड। अगर कभी भी कोई नॉन मॉनिटरी परक्विजिट है, कोई एम्प्लॉयर नॉन मॉनिटरी परक्विजिट पे टैक्स बियर कर रहा है, तो दिस टैक्स कंपोनेंट इज डिसअलाउड टू हिम। ये एक डिसअलाउड एक्सपेंडिचर होता है। इंटरेस्ट और पेनल्टीज की बात करूं, अगर डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड कुछ भी इंटरेस्ट, पेनल्टी, टैक्स, लेट फीस कुछ भी पे करते हो, इट इज नॉट अलाउड। इनकम टैक्स से रिलेटेड, ब्लैक मनी लॉ से रिलेटेड जो भी पेमेंट करोगे, इट इज ऑलवेज डिसअलाउड, ऑलवेज डिसअलाउड। ध्यान देना अगर टीडीएस की लेट फीस है ना, तो इट इज अलाउड। टीडीएस की लेट फीस अलाउ कर देता है, आईसीआई मैट के क्वेश्चन में उन्होंने अलाउ कर रखा है। लेकिन अगर अदर एक्ट्स की बात करूं कि अदर एक्ट्स में अलाउ होता है, देखो जीएसटी की बात करूं, इंटरेस्ट, टैक्स, लेट फीस नॉर्मली सब अलाउ हो जाता है, इट इज अलाउड। लेकिन पेनल्टी आप जीएसटी में पे करते हो, इट इज ऑलवेज डिसअलाउड, ऑलवेज 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 डिसअलाउड। नो, अदर पेनल्टीज की बात करें, कहते हैं अदर पेनल्टीज, अगर आपने कभी भी लॉ को ब्रीच करने के लिए कोई पेनल्टी पे कर रखी है, मान लो मैंने लेबर लॉस का नुकसान किया या लेबर लॉस में कुछ गलती गलती कर दी, एफसीआरए का वायलेशन किया, अगर लॉ को ब्रीच करने की पेनल्टी, इट इज नॉट अलाउड। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने की पेनल्टी, इट इज अलाउड, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करने की पेनल्टी अलाउड होती है। तो एक छोटा सा पॉइंट है सर, कई बार क्या होता है ना, आप शेयर कैपिटल इशू करते हो, शेयर कैपिटल इशू करते हो, तो शेयर कैपिटल इशू करते टाइम जो एक्सपेंडिचर होता है ना, दैट इज डिसअलाउड। उसी के टाइम पे कई बार जब आप शेयर कैपिटल इशू करते हो, आईपीओ वगैरह लाते हो, तो आपको एप्लीकेशन का पैसा मिल जाता है। एप्लीकेशन का पैसा आप अकाउंट में रखते हो, 2-3 दिन रखते हो, उस पे इंटरेस्ट मिलता है। सरकार कहती है इंटरेस्ट इज आल्सो नॉट टैक्सेबल। क्यों? क्योंकि जब आपने एक्सपेंडिचर को डिसअलाउ कर दिया, तो इंटरेस्ट को भी तो डिसअलाउ, इंटरेस्ट भी तो नॉन टैक्सेबल होगा ना। यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। सेक्शन 40 क्या बात करता है? सेक्शन 40 दो बातें करता है। पहला तो कहता है जब पेमेंट करोगे तो टीडीएस काटना चाहिए, काट लो टाइम पे प्रीवियस ईयर के अंदर। और अगर प्रीवियस ईयर में काट लिया तो आरओआई तक पे भी करवा देना, तो वो खर्चा अलाउ हो जाएगा। अगर टीडीएस काटने की लायबिलिटी है, प्रीवियस ईयर में पेमेंट कर दो और टीडीएस काट दो और आरओआई तक उस टीडीएस का पेमेंट कर दो। अगर आपने प्रीवियस ईयर में काटना भूल गए ना, फिर प्रीवियस ईयर में काटना भूल गए या फिर अगर आप आरओआई तक पे करना भूल गए, दोनों ही केसेस में, रेसिडेंट केस में 30% एक्सपेंडिचर डिसअलाउ हो जाता है, नॉन रेसिडेंट केस में 100% एक्सपेंडिचर डिसअलाउ हो जाता है। ठीक है सर।
अगर कभी भी काटना भूल गए प्रीवियस ईयर में या आरओआई तक पे करना भूल गए 30% 100% डिसअलाउ हो जाता है। ये कब अलाउ होगा? जब आप आगे चल के पे करोगे। जिस साल में आप पे करोगे, जिस प्रीवियस ईयर में आप पे करोगे, उस प्रीवियस ईयर में आपको अलाउ हो जाता है। सर कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता हमारे लिए डिडक्ट कर पाना। मान लो हमने पेमेंट कर दिया, टीडीएस नहीं काटा, सामने वाले से पैसा मिलना पॉसिबल ही नहीं है, तो क्या खर्चा हमेशा के लिए डिसअलाउ हो जाता है? सरकार कहती है नहीं। सामने वाला अगर अपना रिटर्न फर्निश करता है, इनकम में कंसीडर करता है, टैक्स पे करता है, फॉर्म 26 से आपको फर्निश करता है, तो जिस साल में उसने टैक्स भरा हुआ है, उस साल में आपको खर्चा मिल जाएगा। लेकिन थर्ड जिस ड्यू डेट ऑफ डिडक्शन से लेके टिल द डेट उसने रिटर्न फर्निश किया है, इस डेट तक आपको इंटरेस्ट लगेगा। 1% पर मंथ आपके ऊपर इंटरेस्ट लग जाता है। कोई भी अगर आपको पेमेंट करते हो फॉरेन में और इक्वलाइजेशन लेवी काटनी चाहिए 6%, या तो आपने डिडक्ट नहीं की प्रीवियस ईयर में या फिर आपने आरओआई तक पे नहीं की, तो 100% खर्चा डिसअलाउ हो जाता है। फिर बात आती है अगर आप किसी भी नॉन रेजिडेंट को सैलरी का पेमेंट कर रहे हो, नॉन रेजिडेंट को सैलरी का पेमेंट कर रहे हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपने टीडीएस काटा ही नहीं उस पे, या काटा लेकिन आरओ टीडीएस पेमेंट तक पेमेंट नहीं किया, यहाँ टीडीएस पेमेंट है, टीडीएस पेमेंट तक पेमेंट नहीं किया, तो 100% खर्चा डिसअलाउ होता है। भले आगे चल के आप कभी भी आरओआई तक पे कर लो, कभी पे कर लो, इट इज डिसअलाउ। आपको टीडीएस पेमेंट तक सैलरी का टीडीएस पे करना पड़ेगा। फिर ए तो मेरा रिलेटिव है ना, 40 ए तो मेरा रिलेटिव है ना, क्या बोलते हैं? अगर आप कभी भी रिलेटेड पार्टी को पेमेंट कर देते हो ना, तो एओ एक्सेसिव पेमेंट को डिसअलाउ कर देगा। मान लो अगर मेरे पापा को मैंने परचेज़ कर रखी 10 लाख रुपए की, लेकिन इसकी परचेज़ की एफएमवी कितनी है? 2 लाख रुपए। 2 लाख का माल मैं अपने पापा से 10 लाख में खरीद रहा हूँ। सरकार कहती है जो 8 लाख एक्स्ट्रा पेमेंट करी दैट वुड बी डिसअलाउड। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये प्रोविजन सिर्फ और सिर्फ पेमेंट्स पे लगता है, कभी भी रिसीट्स पे नहीं लगता है। डन सर। अब रिलेटिव कौन होते हैं? रिलेटिव होता है इंडिविजुअल के लिए। मेरे साथ रिपीट करो। मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, एलएलडी ऐसे बोलो, एक बार ट्राई करो। स्पाउस, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, एलएलडी ऐसा ऐसा वो एग्रेशन से बोलो। स्पाउस, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, एलएलडी ऐसे आपके रिलेटिव्स बन जाते हैं। एचयूएफ के लिए उसके सारे के सारे मेंबर 1, मेंबर 2 रिलेटिव बनते हैं, प्लस मेंबर के मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर एलएलडी रिलेटिव है। एक फर्म के लिए एलएलपी के लिए उसके पार्टनर्स प्लस उसके जो रिलेटिव्स है मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर एलएलडी। कोई कंपनी के डायरेक्टर्स प्लस उसके मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर एलएलडी। एक एओपी के लिए उसके मेंबर्स प्लस उसके मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर एलएलडी। ये सब रिलेटिव्स होते हैं। 48 में कहता है अगर कोई इंडिविजुअल किसी भी बिजनेस में या फिर अगर इंडिविजुअल का कोई रिलेटिव किसी बिजनेस में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्ड करता है, मंजे 20% ज्यादा शेयर होल्डिंग या 20% ज्यादा पीएसआर अगर होल्ड करता है, तो ये आपस में रिलेटेड पार्टी बन जाते हैं। डन सर। 48(3) क्या बात करता है? कैश पेमेंट की बात करता है। अगर आप सिंगल पर्सन को सिंगल डे में 10,000 के ऊपर कैश में पेमेंट कर देते हो, दैट इज डिसअलाउड एक्सपेंडिचर। इन एडिशन टू दैट, अगर पुराने किसी साल में आपने खर्चा अक्रूवल बेसिस पे बुक कर लिया और इस साल में आप कैश में पेमेंट कर देते हो, तो दैट इज ऑल्सो डिसअलाउड एक्सपेंडिचर। उसके बाद कहता है ये जो कंडीशन है ना, ये कुछ केसेस में नहीं लगती। जो 10,000 की लिमिट है कुछ केसेस में नहीं लगती। पहला, आप ट्रांसपोर्टर को पेमेंट करते हो ना, तो ट्रांसपोर्टर को आप 35,000 तक पेमेंट कर सकते हो, वहां कोई 10,000 की लिमिट नहीं है। अगर आप अकाउंट्स पे चेक, डिमांड ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, भीम, इन सब से पेमेंट करते हो, तो कोई लिमिट 10,000 की नहीं है। बैंक को, एलआईसी को, आरबीआई को, गवर्नमेंट को पेमेंट करते हो, कोई 10,000 की लिमिट नहीं है। अगर आप बुक एंट्री से पेमेंट कर रहे हो, मान लो 10 लाख रुपए मेरे को आयुष से मिलना है और मेरे को पेमेंट करना है विजय को, तो मैंने नेट ऑफ करवा दिया, एक दूसरे को पेमेंट करवा दिया। इस केस में 10,000 की कोई लिमिट नहीं है। अगर मैं किसी ऐसी जगह पे पेमेंट कर रहा हूँ, किसी गाँव देहात में पेमेंट कर रहा हूँ, जहाँ पे कोई इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं है, तो वहाँ पे भी कोई ऐसी लिमिट नहीं है। अगर मैं एम्प्लॉयी को या उसकी फैमिली मेंबर्स को रिटायरमेंट बेनिफिट का पेमेंट कर रहा हूँ 50,000 तक का, तो उस पे भी कोई 10,000 की लिमिट नहीं, आप कैश में दे सकते हो। अगर मैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के प्रोड्यूसर को या फॉरेस्ट प्रोड्यूस के प्रोड्यूसर्स को, पोल्ट्री फार्म के प्रोड्यूसर को या फिर फिश प्रोडक्ट्स के प्रोड्यूसर को या लाइव स्टॉक के प्रोड्यूसर को अगर मैं कैश में पेमेंट करता हूँ, तो इट इज अलाउड। अगर मान लो मैं डॉलर खरीदने जाता हूँ और डॉलर खरीदने वाला अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में किसी को कैश पेमेंट कर देता है 10,000 के ऊपर, तो इट इज अलाउड। कहते हैं अगर आप अपने एम्प्लॉइज को कभी भी कोई सैलरी का पेमेंट कर रहे हो, जो कि एम्प्लॉय कहीं बाहर काम कर रहा है, अपनी रेगुलर प्लेस ऑफ बिजनेस से दूर कहीं 15 दिन से ज्यादा अगर काम कर रहा है या किसी शिप में काम कर रहा है, उसको आप कैश पेमेंट कर सकते हो। फिर कहते हैं अगर आप किसी कॉटेज इंडस्ट्री को पेमेंट कर रहे हो ना, विदाउट एड ऑफ पावर के जो काम कर रही है, उसको भी आप कैश में पेमेंट कर सकते हो। कहते हैं अगर कोई एजेंट है, कमीशन एजेंट है, प्योर एजेंट है, कमीशन बेसिस पे परचेज कर रहा है, तो उसको भी कैश पेमेंट की में एग्जेम्पशन है। बात आता है प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी, इट इज ऑलवेज डिसअलाउड। प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी इज ऑलवेज डिसअलाउड। ग्रेचुइटी का प्रोविजन आपको कब अलाउ होता है? कभी अलाउ नहीं होता, सिर्फ पेमेंट बेसिस पे अलाउ होती है ग्रेचुइटी। डीम्ड पीजीपी क्या बोलता है? अगर आपने कोई खर्चा मान लो इनकर कर रखा है, ठीक है, खर्चा इनकर कर रखा है, आपकी लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग है और आगे चल के आपको पे ही नहीं करनी लायबिलिटी। मान लो इलेक्ट्रिसिटी का बिल था, मैंने पीएनएल में डाल दिया, लेकिन अगले साल जाके मुझे पे ही नहीं करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल माफ हो गया। सरकार कहती है दिस इज योर डीम्ड पीजीपीपी। अगर मान लो मेरी कोई लायबिलिटी क्रेडिट, मैंने लोन ले रखा था, लोन अब मुझे पे ही नहीं करना, मैंने सैलरी इनकर कर रखी थी, अब मुझे सैलरी पे ही नहीं करनी। ऐसा कोई एक्सपेंडिचर जो मैंने पी&एल में डिडक्शन ले लिया हो, लेकिन आगे चल के पेबल ही नहीं है। या कोई लायबिलिटी थी, मेरे पी&एल में दिख रही थी, अब मुझे पेबल ही नहीं, या मुझे पैसा कोई आया, उसके बदले मुझे कुछ रिटर्न ही नहीं करना। दिस इज कॉल्ड डीम्ड पीजीपीपी। 41 में डीम्ड पीजीपी बनता है।
इसका एक क्लासिक एग्जांपल होता है जीएसटी का, जीएसटी रिफंड। अब देखो आपने कस्टमर 7 लाख का जीएसटी कलेक्ट किया और 7 लाख रुपए आपने गवर्नमेंट को जमा करवा दिया। केस गया हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि भैया 3 लाख रुपए आपको सरकार रिफंड करेगी। जो 3 लाख रिफंड आया वो आपको लोगों को भी 3 लाख वापस करना चाहिए क्योंकि लोगों का पैसा है। अब जो 3 लाख का पैसा आपको रिफंड करना चाहिए, आपने 2 लाख ही कुल रिफंड किया, 1 लाख अभी भी अपने पास रख लिया। सरकार कहती है जो आपको वापस कर देना चाहिए था पैसा लेकिन आपने वापस नहीं किया ना लोगों को, ये भी डीम्ड वीजीपी पे बच जाता है। इसमें क्लासिक एग्जांपल आता है वेवर ऑफ लोन का। अगर आपके सर पे कोई भी लोन है, सरकार ने आपको 10 लाख रुपए का लोन दे दिया और आपने उस लोन को वापस ही नहीं किया, तो वो आपकी इनकम बन जाता है। मान लो अगर आपको किसी और ने लोन दिया, मान लो एसबीआई ने लोन दिया, तो देखो क्या कैपिटल नेचर का लोन दे रखा है? अगर कैपिटल नेचर का लोन दे रखा है, तो ये लोन वैसे भी आपके लिए टैक्सेबल नहीं होता क्योंकि ये हमेशा कॉस्ट ऑफ एसेट में एडजस्ट हो जाता है या फिर अपने जो भी वेवर है कॉस्ट ऑफ एसेट से डब्ल्यूडीवी से एडजस्ट हो जाता है। लेकिन जो वर्किंग कैपिटल का लोन है, डे टू डे ऑपरेशंस के लिए लोन ले रखा है आपने और उस लोन का आप नहीं पेमेंट कर पा पाते तो प्रोविजन कहता है जो प्रिंसिपल पार्ट है वो आपका टैक्सेबल बन जाता है और इंटरेस्ट पोर्शन कभी टैक्सेबल नहीं बनता। कारण क्या है इंटरेस्ट पोर्शन को टैक्सेबल नहीं करने का? क्योंकि कभी हमने उसका डिडक्शन लिया ही नहीं है। 43 बी में वैसे भी डिसअलाउ हो चुका है, उससे कोई डिडक्शन लिया ही नहीं, लायबिलिटी बनी ही नहीं, तो उसका रेमिशन में क्या टैक्सेबिलिटी आएगी? डन सर। फिर 43 बी कुछ खर्चे ऐसे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ पेमेंट बेसिस पे अलाउ होंगे। कौन-कौन से ऐसे खर्चे? कोई भी टैक्सेस है, ड्यूटी है, सेस है, जैसे म्युनिसिपल टैक्सेस है, पे करोगे तो ही डिडक्शन मिलेगा, पे नहीं करोगे डिडक्शन नहीं मिलेगा। फिर कहता है कोई एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, एएसएफ, कोई ग्रेच्युटी फंड है, कोई एनपीएस है, इन सब का खर्चा पे करेंगे तभी अलाउ होगा। तीसरा कोई बोनस है, कमीशन है, एम्प्लॉइज को बोनस कमीशन दे रहे हो, इट इज ओनली अलाउड व्हेन इट इज पेड। अगर आप एम्प्लॉइज की लीव इनकैशमेंट की बात करो, जो लीव सैलरी है एम्प्लॉइज को, जब आप पे करोगे तभी अलाउ होगा। अगर आप इंटरेस्ट की बात करो, अगर आप कभी भी बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या फिर एनबीएफसी से इंटरेस्ट का पेमेंट कर देते हो ना आरओआई तक, तो ही खर्चा अलाउ होगा। कहता है उसके बाद लास्ट में अगर आप रेलवेज को पेमेंट कर रहे हो फॉर यूज ऑफ देयर रेलवे एसेट्स, जब तक पेमेंट करोगे आरओआई तक पेमेंट करोगे तो ही अलाउ हो जाएगा। इन सारे 6 पॉइंटर्स के लिए कहता है अगर आपने आरओआई की ड्यू डेट तक पे कर दिया, इफ दीज एक्सपेंसेस आर पेड अप टू द ड्यू डेट ऑफ आरओआई, तो ये आपको करंट प्रीवियस ईयर, प्रीवियस से 24-25 में मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लो अगर आपने आरओआई के बाद पे किया ना, तो कहता है फिर जब आप एक्चुअली पे करते हो उस साल में आपको डिडक्शन मिलेगा। लेकिन इसी सीरीज में एक सेक्शन आता है 43 BH, व्हिच आई थिंक इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट। कहते हैं अगर आप किसी माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज को पेमेंट कर रहे हो, मीडियम यहाँ पे कवर नहीं है। कहता है यहाँ पे आरओआई तक पेमेंट नहीं करना, यहाँ पे जो भी टाइम प्रिस्क्राइब्ड एज पर सेक्शन 15 ऑफ एमएसएमई एक्ट, उस डेट तक आपको पेमेंट कर देना है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? देखो टाइम कितना प्रिस्क्राइब्ड है, कहता है देखो एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है तो 15 दिन के अंदर पेमेंट हो जाना चाहिए। लेकिन अगर एग्रीमेंट कहता है कि 30 दिन तो 30 दिन को मान लो। एग्रीमेंट कहता है 40 दिन 40 दिन को मान लो। एग्रीमेंट कहता है 50 दिन 50 दिन को मान लो। लेकिन सरकार कहती है नहीं, अगर 45 डेज से ज्यादा का एग्रीमेंट तो आपको 45 डेज में पेमेंट कर देना पड़ेगा। अगर आपने इस एग्रीमेंट की डेट को या 15 डेज को ऑनर नहीं कर पाए हो, तो प्रोविजन कहता है कि जिस साल में पेमेंट करोगे उस साल में खर्चा अलाउ होगा। यहाँ पे करंट ईयर में डिसअलाउ हो जाएगा। जब पेमेंट करोगे उस साल में आपको अलाउ हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट सर। अगर कभी भी कोई एक्सपेंडिचर है, मान लो लोन है, लोन के ऊपर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, इस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को मैंने एक फ्रेश लोन में कन्वर्ट करवा दिया, तो क्या फ्रेश लोन में कन्वर्ट करवाना मात्र ही क्या अलाउड एक्सपेंडिचर होता है? नहीं सर। कन्वर्जन ऑफ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इनटू फ्रेश लोन डज नॉट अमाउंट टू पेमेंट, इट इज डिसअलाउड एक्सपेंडिचर। सर लेकिन अगर यही मैं आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को अगर इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करवा देता हूं तो क्या ये अलाउड होगा? राइट आंसर इज यस सर, इट इज अलाउड। यस सर, इट इज अलाउड एक्सपेंडिचर। मान लो सर मेरे ऊपर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट था 31st, अभी अक्टूबर आने वाली है, रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट है, रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट है, मैंने पेमेंट नहीं किया इंटरेस्ट का, मैंने एक काम किया बैंक गारंटी फर्निश कर दिया, क्या ये अलाउड एक्सपेंडिचर होगा? नहीं सर, बैंक गारंटी फर्निश करने से खर्चा अलाउ नहीं होता है। इसके बाद उसके बाद कहते हैं अगर मान लो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बोनस पेमेंट करना है लेकिन एम्प्लॉइज बोनस नहीं ले रहे हैं, तो क्या किया इन्होंने? एम्प्लॉयर ने एक ट्रस्ट बना दिया, ट्रस्ट को बोनस का पेमेंट कर दिया और बोला कि भैया जब भी आपको पे करना हो आप पे कर देना, और एम्प्लॉयर ने डिडक्शन ले लिया। क्या डिडक्शन अलाउ होगा? सर ऐसे अलाउ नहीं हो जाता। अगर आप ट्रस्ट को देते हो, ट्रस्ट को देने मात्र से डिडक्शन अलाउ नहीं होता। आप अगर ट्रस्ट को दे रहे हो, ध्यान देना ये पैसा एम्प्लॉइज़ तक पहुँच जाए, एम्प्लॉइज़ तक पहुँच जाए, एम्प्लॉइज़ तक पहुँच जाए। अगर आरओआई तक एम्प्लॉइज़ के पास पहुँच गया, इट इज़ अलाउड, आरओआई तक नहीं पहुँचा, इट इज़ नॉट अलाउड। डन सर। अगर ये एसेट से रिलेटेड हो गया, अगर आपको कोई भी फॉरेन अगर मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी आइटम से रिलेटेड फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉस है, या यूँ भी कोई भी इन चारों का गेन और लॉस है, फॉर एग्जांपल ट्रांसलेशन डिफरेंस है, या फिर कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉस हो रहा है, तो उसको आप पी&एल में लेके चले जाओगे। 43 डबल ए कहता है। 43 भी कहता है क्या? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स और सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स। देखो कभी भी अगर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड लगता है, पीओसीएम लगता है, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर कोई सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है तो यहाँ चलता है परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड या फिर प्रोजेक्ट कंप्लीशन मेथड। कहता है अगर कोई भी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है, अगर लेस देन 90 डेज या इक्वल टू 90 डेज का है, तो जब कंप्लीट हो जाएगा तब आप उसका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे। लेकिन अगर
मान लो 90 दिन से ज़्यादा का है ना, तो आप जितना परसेंटेज कंप्लीट हो चुका है 31st मार्च को, उतना परसेंटेज का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज़ कर लोगे। ध्यान देना, मान लो अगर मेरे और किसी सेलर के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ कि घर बनाएगा वो मेरे लिए। मैंने घर बनाने का पूरा पैसा दे दिया, 50 लाख का एग्रीमेंट था, मैंने 45 लाख दे दिया और 5 लाख रुपए अपने पास रख लिया रिटेंशन मनी के फॉर्म में, कि जब मैं रहूँगा 6 महीने देखूँगा उसके बाद पैसा दूँगा। तो जो रिटेंशन मनी है ना, ये भी इसका रेवेन्यू मानना ही पड़ेगा इसको। कई बार सर क्या होता है, कुछ-कुछ छोटे-छोटे इंसिडेंटल इनकम्स आ जाते हैं, जैसे इंटरेस्ट, डिविडेंड, इसको कभी भी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट से एडजस्ट नहीं किया जाता है। 44 ए आप स्किप कर सकते हो। 44 डबल ए बुक्स ऑफ अकाउंट्स रेट मेंटेनेंस, देखो इंपॉर्टेंट ऐसा है नहीं। ध्यान देना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर के बाद असेसमेंट ईयर के खत्म होने के बाद 6 ईयर तक आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ती है। ये इतना पीरियड है, अगर मेंटेन नहीं किया बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो 25,000 रुपए की पेनल्टी लगती है। ऑडिट, किसको ऑडिट करवाना पड़ता है समझ लेना। सुन लो, अगले 2 से 3 मिनट सिर्फ। कहता है कोई भी एसएससी जिसको ऑडिट करवाना है 30 सितंबर तक ऑडिट करवा लेगा, या फिर ट्रांसफर प्राइसिंग वाले 31 अक्टूबर तक ऑडिट करवा लेंगे। किससे करवाएँगे? चार्टर्ड अकाउंटेंट से करवाएँगे। किसको ऑडिट कराना पड़ेगा? कहता है नॉर्मली इसका टर्नओवर 1 करोड़ तक का है, टर्नओवर 1 करोड़ तक का है ना, उसको ऑडिट करवाना, 1 करोड़ से ज़्यादा है उसको ऑडिट करवाना पड़ेगा बिज़नेस वाले को। लेकिन अगर कहता है कि आपकी जो कैश रिसीट्स है, तो 5% ऑफ टोटल रिसीट्स, सारी रिसीट्स, बिज़नेस की हो, कैपिटल गेन्स की हो, हाउस प्रॉपर्टी हो, सारी रिसीट्स का 5% ही कैश रिसीट्स है। प्लस कहता है कैश पेमेंट्स अप टू 5% ऑफ टोटल पेमेंट्स है। दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहे हो, तो 1 करोड़ की ना लिमिट लगा के 10 करोड़ की आपके ऊपर लिमिट लगाएँगे और आपको टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट डालेंगे। सिमिलरली कहता है अगर आप प्रोफेशन में हो 50 लाख से ज़्यादा की आपकी ग्रॉस रिसीट्स है प्रोफेशन में, तो आपके ऊपर टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी आती है। अगर आप 44 एडी वाले एसएससी हो, आप पहले किसी साल में 8% 6% डिक्लेयर करके आओ, लेकिन अब आप लोअर डिक्लेयर करना चाहते हो। प्लस आपकी जो नेट टोटल इनकम है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा की है ना, तो आपको ऑडिट मैंडेटरी करवाना पड़ जाता है। या फिर कोई 44 एई वाला एसएससी है। 44 बीबी कौन-सा? जो रेंटिंग ऑफ फ्लैट एंड मशीनरी रहता है। 44 बीबीबी टर्नकी प्रोजेक्ट वाला, अगर कोई एसएससी है ना, इनको आप 10% से कम डिक्लेयर करना है, तो इनको भी ऑडिट करवाना पड़ता है। कहते हैं अगर आप ऑडिट नहीं करवाते तो 0.5% ऑफ द टर्नओवर और 1 लाख की आपके ऊपर पेनल्टी लगा दी जाती है। 44 एडी क्या कहता है? कहता है अगर कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, फर्म है, एलएलपी है, दोनों ही केसेस में। तो एजेंसी बिज़नेस नहीं होना चाहिए, ब्रोकरेज कमीशन और 44 ए वाला बिज़नेस नहीं होना चाहिए, ना ही आप कोई 10 डबल ए या 80 आईएएस या आरआरबी डिडक्शन क्लेम करो। तो कहता है अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ तक का है, 2 करोड़ तक का है, तो जो भी आपका कैश रिसीट्स है उसका 8% डिक्लेयर कर लो, और जो भी बैंकिंग चैनल की रिसीट है अप टू आरओआई, बैंक से मिला हुआ है पैसा अप टू आरओआई तक, उसका आप 6% डिक्लेयर कर सकते हो। सरकार कहती है अगर आप कोई ऐसे एसएससी हो जिसका टर्नओवर का 95% या उससे ज़्यादा बैंकिंग चैनल से पैसा आ गया है ना, तो आपके लिए 2 करोड़ नहीं 3 करोड़ की लिमिट बन जाती है फॉर 44 एटी। प्रोविज़न क्या कहता है? अगर 1 साल आपने 44 एडी ऑप्ट किया तो अगले 5 साल तक आपको लगातार ऑप्ट करना पड़ेगा। अगर किसी भी 1 साल में आपको लगता है कि नहीं मुझे ऑप्ट नहीं करना, मुझे लोअर डिक्लेयर करना है 8% 6%, सरकार कहती है अगले 5 साल के लिए आपको मैंडेटरीली फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन करना पड़ेगा और ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। क्या सेम प्रोविज़न है 44 एडीए के लिए? नहीं सर। 44 एडीए के लिए कहता है कि 50 लाख की रिसीट्स है, जहाँ 50 लाख तक की अप टू रिसीट्स है तो आप 50% डिक्लेयर कर दो, दैट्स इट। अगर आपकी 95% ज़्यादा रिसीट्स बैंकिंग चैनल से है ना, तो आपकी 75 लाख की आपके लिए लिमिट बन जाती है। कहता है कि इसमें ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं 44 एडीए में 1 साल ऑप्ट किया तो 5 साल ऑप्ट करना पड़ेगा, ये चोंचलेबाज़ी नहीं है। ध्यान देना कभी भी अगर आप 44 एडीए ऑप्ट करते हो तो आपको कोई खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलता। कोई खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलता, कभी भी खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलता है 30 से लेके 38। मतलब क्या डेप्रिसिएशन मिलेगा? नहीं सर। क्या अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन मिलेगा? नहीं सर, नहीं मिलेगा। पार्टनरशिप फर्म अगर कभी पार्टनर को कोई इंटरेस्ट रेम्युनरेशन दे रही, क्या मिलेगा? सर इंटरेस्ट रेम्युनरेशन भी नहीं मिलता है 44 एडीए क्लेम करते टाइम। इनको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करनी पड़ती है, इनको साल भर में सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट देनी पड़ती है एडवांस टैक्स की, वो भी 15 मार्च वाली, और 100% इनका आरओआई सिर्फ 31 जुलाई में ही फाइल होता है। लेकिन 44 ए करके एक प्रिजम्पटिव टैक्सेशन होता है, ये बोलता है कि अगर आप कोई ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में हो और आपके पास अप टू 10 व्हीकल्स हैं, 10 व्हीकल, किसी भी दिन 10 व्हीकल ज्यादा नहीं होने चाहिए, उस केस में कहता है अगर जो भी आपका व्हीकल ना 12,000 किलो से ज़्यादा का है तो 1000 रुपीज़ पर टन, पर मंथ, पर ट्रक आपको ऑफर करना पड़ेगा, और लेस देन 12,000 है या 12,000 भी है, दोनों ही केसेस में 7500 रुपीज़ पर मंथ, पर ट्रक आपको ऑफर करना पड़ेगा। ध्यान देना सर, अगर कोई 44 ए ही है ना, तो 44 ए सबको मिलता है, कंपनी, एलएलपी सबको मिलता है 44 ए। बस अगर कोई फर्म वगैरह है, ये लोग अगर इंटरेस्ट रेम्युनरेशन पे कर रहे हैं ना, तो इन सबको अलाउ हो जाता है, इंटरेस्ट रेम्युनरेशन इस केस में अलाउ हो जाता है। इनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं, लेकिन अपनी को चारों इंस्टॉलमेंट्स एडवांस टैक्स की पे करनी पड़ जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, कभी भी कोई प्रेजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट करता है तो 44 एडी नहीं, सॉरी, इस केस में अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का डिडक्शन कभी नहीं मिलता। लेकिन क्या ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस मिलता है? सर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस आप माइनस कर सकते हो। बस फिर इतना ही है। टैक्सेशन ऑफ ग्रांट सब्सिडीज इतना ही पॉइंट है। अब सर एक छोटा सा 1 मिनट का मुझे टाइम दे दो, 1 मिनट का मुझे टाइम दे दो।
अगर कोई भी एसएससी 115 बीएबी, बीए, बीएडी ये सब ऑप्ट करता है, इस केस में क्या देखना पड़ता है समझना। कभी भी अगर कोई एसएससी 115 बीए, बीएबी, बीएडी, बीएई ऑप्ट करता है ना, इसको कभी भी मैट में कंप्लाई नहीं करना पड़ता। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस जो रहते हैं, ब्रॉड फॉरवर्ड मैट क्रेडिट, एएमटी क्रेडिट, ये सब लैप्स हो जाता है। कभी भी अगर आपके पास पुराना क्रेडिट पड़ा हुआ है, आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, सब लैप्स हो जाएगा। अगर एसएससी 115 बीएए या फिर बीएबी ऑप्ट कर रहा है ना, एडिशनल डेप्रिसिएशन यूबी नहीं मिलेगा। 10 डबल ए का डिडक्शन यूबी नहीं मिलता। 33 एबी, एबीए में जो 40% और 20% मिलता था ना, ये भी नहीं मिलेगा। सेक्शन 35 में अगर आपको याद हो, अगर आप खुद साइंटिफिक रिसर्च के बिज़नेस में हो या डोनेशन करते हो, साइंटिफिक रिसर्च का डिडक्शन आपको मिल जाता है। लेकिन डोनेशन करते हो ना, तो आपको ओल्ड रेज़ीम में मिलता है, न्यू टैक्स रेज़ीम में नहीं मिलता है। डन सर। सेक्शन 35 एडी अगर जो 100% डिडक्शन नहीं मिलता था आपको 14 बिज़नेसेस में, ये आपको यहाँ पे नहीं मिलता है 115 बीडबलए में। इन एडिशन टू दैट 35 सीसीसी, सीसीडी क्या ये मिलता है क्या? देखो रेवेन्यू वाले खर्चे मिल जाते हैं, लेकिन इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर जो करते हो ना, वो उसका डिडक्शन अपने को नहीं मिलता। चैप्टर 6 ए की बात करूँ तो नॉर्मली आपको सारे डिडक्शंस ओल्ड रेजीम में मिल जाते हैं, लेकिन न्यू टैक्स रेजीम में आपको सिर्फ 3 ही मिलेंगे। 80 डबल जे डबल ए जो एम्प्लॉइज के ऊपर रहता है, 80 एल ए जो आईएफएससी यूनिट के ऊपर रहता है, और 80 एफ इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड सिर्फ आपको यही मिलता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर मान लो पहले मैं ओल्ड रेजीम में था, 35 एडी क्लेम करता था, 35 एडी में क्लेम करता था, और 35 एडी क्लेम करने का मेरे पास बहुत सारा अनअब्सॉर्ब्ड एक्सपेंडिचर पड़ा हुआ था। मतलब बहुत सारा लास्ट ईयर कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, बहुत सारा अनअब्सॉर्ब पड़ा हुआ है। अगर मैंने इस साल मान लो 115 बीडबलए ऑप्ट कर लिया ना, तो विस्ट कहता है ये सारा का सारा लैप्स कर जाएगा। ये सारा का सारा खर्चा लैप्स कर जाएगा। डन सर। उसके बाद और कुछ इसमें पॉइंट है क्या? नहीं सर, इसमें और भी कुछ ऐसा 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 कुछ भी कोई पॉइंट नहीं जो आपको परेशान करे। हाँ, अगर 115 बीएसी अगर आप कभी ऑप्ट कर रहे हो ना, तो 115 बीएसी में कुछ और छोटे से खामियाँ रहती हैं। आपको हाउस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलता। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, सॉरी, लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी का डिडक्शन आप किसी और हेड सेट ऑफ ही नहीं कर सकते। सैलरी हेड में आपको कोई अलाउंसेस का एग्जेम्पशन नहीं मिलता, लीव ट्रैवल कंसेशन का एग्जेम्पशन नहीं मिलता। जो डिडक्शन है स्टैंडर्ड डिडक्शन से 50,000 के बदले 75,000 मिल जाता है। प्रोफेशनल टैक्स का कोई डिडक्शन नहीं मिलता, एम्प्लॉयमेंट अलाउंस का कोई डिडक्शन नहीं मिलता, एचआरए कोई डिडक्शन नहीं मिलता। पीजीबी में एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, 33 एबी, एबीए नहीं मिलेगा, साइंटिफिक रिसर्च भी नहीं मिलेगा, स्पेसिफाइड बिजनेस भी नहीं मिलेगा। एमपी एमएलए की बात करूँ तो इनका जो डेली और कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस रहता था, जो एग्जेम्प्ट होता था, वो भी अब यहाँ पे एग्जेम्प्ट नहीं होगा। कोई माइनर का जो 1500 रुपए का आपको एग्जेम्पशन मिलता था, वो भी यहाँ नहीं मिलेगा, और चैप्टर 10 डबल ए का डिडक्शन नहीं मिलेगा। चैप्टर 6 से भी नॉर्मली नहीं मिलता, लेकिन 115 बी एसी में 3 डिडक्शंस मिल जाते हैं, 4 डिडक्शंस। 80 जेजे डबल ए जाओ और आदमी लेके आओ, या फिर 80 सीसीडी टू अगर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड है, वो मिल जाएगा। आईएफएससी की कोई यूनिट है, उसको मिल जाता है। और 80 सीसीएच में क्या होता है, अगर आपका गवर्नमेंट कोई भी कंट्रीब्यूशन कर रहा है अग्निवीर स्कीम में, तो इसका डिडक्शन मिल जाता है। तो ओल्ड और न्यू रिजीम का कंट्रास्ट भी हमने यहाँ पे देख लिया। कैसा लगा वीडियो जरूर बताना, कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, एंड जरूर अपने दोस्त लोग को शेयर करना, बिकॉज बहुत मेहनत लगती है 1 घंटा ऐसे बिल्कुल रश रश करते हो बिल्कुल बोलने में। ठीक है, तो अगर पसंद आता है जरूर बताना अगला वीडियो किस टॉपिक पे हो, एंड वी विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। जरूर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, एंड ऑल द वेरी बेस्ट।